साथ हिमानी नैथानी। आज बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान के बारे में, जिन पर हमले को लेकर तरह तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। हर दिन नए सवाल, हर दिन नई मिस्ट्री और हर दिन एक नया सीक्रेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। सैफ अली खान फिलहाल बेड रेस्ट पर हैं, लेकिन उन पर हुए हमले से जुड़े रहस्य दिन ब दिन गहराते भी जा रहे हैं। कभी हमले को लेकर, कभी मकसद को लेकर, कभी सैफ के फिट होने को लेकर, तो कभी हमलावर के चेहरे को लेकर। आज हम इस मेगा शो में हर सवालों की तहकीकात करने की कोशिश यहां करेंगे और इसके लिए हम अलग अलग क्षेत्र के कई जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सैफ पर हुए हमले का वो लापता सच कहां है जिसे लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और सवाल क्या है? हमने इस मेगा शो में कुल 5 हिस्सों में इसे बांटा है। हर हिस्से में अलग अलग सवाल, आपको अलग अलग क्षेत्र से जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय हम आपको दिखाएंगे। और इसके लिए हमारे पास 5 बड़े सवाल हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहला बड़ा सवाल ये कि सैफ के जो घाव हैं, जो इंजरीज हैं, वो आखिर कितनी गहरी, कितनी घातक वो हैं। सैफ 5 दिन में फिट कैसे हो जाते हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल ये कि क्या हमलावर वही है जिसे पुलिस ने पकड़ा है, क्योंकि इसे लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल ये कि हमलावर का मकसद क्या था। पांचवा और अंतिम बड़ा सवाल ये कि उस रात यानी कि 16 जनवरी की वो दरमियानी रात आखिर क्या हुआ था। ये सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो है सैफ की चोट, जिसे लेकर तरह तरह के सवाल, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आम लोग हों, कुछ एक्सपर्ट्स हों, वो उठा रखे हैं। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बॉलीवुड के छोटे नवाब को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन पर 8 दिन पहले चाकू से जानलेवा घातक हमला हुआ था। माचो मैन लुक में छोटे नवाब तो काल को मात देकर अस्पताल से घर लौट आए, लेकिन उन्हें मिले जख्मों की कहानी मेडिकल रिपोर्ट ने बयां कर दी। सैफ पर चाकू से कितने हमले हुए थे, सैफ को कितने जख्म मिले थे और शरीर में कहां गहरा घाव रहा। इन सवालों का जवाब हम उस रिपोर्ट से समझ सकते हैं जो अस्पताल में सैफ के एडमिशन करते वक्त लिखी गई थी। ये वो रिपोर्ट है जो फॉर्मली सैफ अली खान को एडमिट किया गया था। उनकी पीठ पर बाईं तरफ 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट आई। बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट थी। गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट और सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट दिखाई गई। इसके अलावा सैफ की कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई गई। इसमें सबसे गहरा जख्म उनकी पीठ पर था। कहा गया कि चाकू उनके स्पाइनल कॉर्ड में 2.5 इंच तक अंदर जा धंसा था, जिसे 6 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद निकाल लिया गया था। एडमिशन रिपोर्ट ये कहती है कि 16 जनवरी के तड़के 4:11 पर उन्हें भर्ती कराया गया। जब तक सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती रहे, कभी 4 हमले तो कभी 6 हमले की थ्योरी घूमती रही। खुद सैफ का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नितिन डांगी ने जब पहला मेडिकल बुलेटिन जारी किया था, तब भी उन्होंने 4 जख्म होने की बात कही थी। एडमिशन रिपोर्ट जो वायरल हुई है उसमें 5 जगहों पर चोटों का निशान है। को 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी करने के दौरान एक चौंकाने वाली बात कही। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ के स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड का लीकेज हो रहा था, जो कि घातक होता है। Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds
on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. मेडिकल साइंस की भाषा में इसे क्रिटिकल इंजरी कहा जाता है। हालांकि इस लीकेज को स्टिच करके ठीक किया जा सकता है। इसके बाद भी बेहद सावधानी की जरूरत होती है। क्या है फ्लूइड लीकेज? एक रिस्की इंजरी थी जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि वो उनका CSF यानी स्पाइनल फ्लूइड लीक कर रहा था, यानी कि जो भी नुकीला हथियार था वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है ड्यूरामेटर को डैमेज किया है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड निकल रहा था। लेकिन फिटनेस फ्रीक सैफ अली खान ने बड़ी ही दिलेरी के साथ कमबैक किया और उनका यही कमबैक सवालों के घेरे में भी आ गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, अब इसी पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे पास इस वक्त तमाम अलग अलग फील्ड्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में, जो अलग अलग पहलुओं पर इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको तारुफ करवा दूं, यहाँ पर डॉक्टर AN मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा। साथ ही साथ डॉक्टर अंकुर नंदा हमारे साथ हैं, स्पाइन सर्जन है राहिन हॉस्पिटल से। डॉक्टर आशुतोष झा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पूर्व ACP दिल्ली पुलिस वेद भूषण जी हमारे साथ इस वक्त यहाँ जुड़े हुए हैं। नागेश मिश्रा वकील हैं मुंबई से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर नंदा, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, आपने वो तमाम सवाल यहाँ देखे, आपने ये रिपोर्ट यहाँ पर देखी, आपने वो सवाल भी सुने होंगे जो आप तक पहुंच रखे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे केस को? मैम देखिए, जो हमें इस समय इन्फॉर्मेशन है ये सब मीडिया के द्वारा ही है। हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं पहुंची हैं, पर जो मैं समझता हूं उनके ऊपर एक शार्प वेपन से अटैक हुआ है सैफ अली खान जी पे, जिसने कि उनको इंजर ज़रूर किया है। पर जहां तक मेरी समझ है मैडम, कोई मेजर इंजरी से वो बच गए हैं। ही इज़ वेरी लकी। हालांकि एक सेंसिटिव एरिया स्पाइन के आसपास भी चोट लगी है उन्हें, बट अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी होती है तो पेशेंट के पैरों की ताकत में असर आता है, उनके पैरालिसिस होने का डर रहता है। तो हमें लगता है कि शायद जो वो वेपन था वो उनके मांसपेशियों के आसपास, हड्डी के आसपास ही जाकर रुक गया है और उसने नसों पर कोई चोट नहीं करी है। रिपोर्ट्स में हम ये भी सुन रहे थे कि उनका स्पाइनल फ्लूइड लीक हुआ था। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं, बट अगर ये हुआ है मैडम, देन आई वुड से कि वो बहुत लकी हैं, क्योंकि शायद जो वो शार्प वेपन की चोंच थी वो जाके शायद सिर्फ नसों को जस्ट टच कर पाई है, और जिससे कि वो जो नस की परत होती है बहुत ही पतली और सॉफ्ट होती है, और कोई भी एक नीडल भी लगे उससे भी लीकेज हो जाती है। लेकिन एक डेमो हम कर दिखाएं, अगर आप चले मेरे साथ वहां। और क्योंकि ये जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को हम थोड़ा इस डेमो के जरिए बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में हुआ था। ये हमारे पास एक स्केलेटन यहाँ पर रखा हुआ, और कैसे हुआ था, क्या हुआ था। देखिए, नॉर्मली अगर हम बैक की बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी को हम 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। गर्दन की जो हड्डी है उसे हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। फिर जहाँ से हमारा नेक का पोर्शन ख़त्म होता है, वहाँ से लेके कमर के ठीक ऊपर के हिस्से को, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसे हम डॉर्सल या थोरेसिक स्पाइन बोलते हैं। उसके बाद निचला हिस्सा हमारा लंबर स्पाइन का कहा जाता है। तो स्पाइन जो है ये हमारे बॉडी का बिल्कुल एक बहुत ही वाइटल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके बीचों बीच से हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर गर्दन से लेकर के नीचे टेल बोन तक जाता है। तो कभी भी अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की इंजरी होती है तो बहुत ही घातक इंजरी हो सकती है। क्योंकि और मैं इसके लिए ना डॉक्टर नंदा को भी एक बार बुला लेती हूँ यहाँ पर, कि डॉक्टर नंदा, क्योंकि स्पाइन सर्जन हमारे साथ हैं और वो भी थोड़ा सा आपके साथ हमें यहाँ पर बताते रहेंगे कि ये कितना खतरनाक है। और जिस तरह से ये कहा गया कि 2.5 इंच का चाकू अंदर घुस गया है, सर्वो फ्लूइड भी निकलता है, आप ये देखिए। और मतलब डॉक्टर की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा था कि अगर ऐसा होता तो वो बेड रिडन, मतलब पूरी जिंदगी के लिए हो सकते थे, वो पैरालाइज उनको हो सकता था। देखिए, अगर फ्लूइड लीक होने की बात हो रही है तो आपको ये समझना होगा कि स्पाइन के पीछे हड्डियों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर एक लेयर होती है जिसे हम ड्यूरा कहते हैं। ड्यूरा बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है। सर्जरी जब हम परफॉर्म करते हैं तो कई बार हमें ड्यूरा को भी ओपन करके स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी करनी होती है। लेकिन ड्यूरा जब ओपन होता है तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF लीक होने लगता है, और जब कभी CSF लीक है तो उस ड्यूरा में जो इंजरी हुई है या जो सर्जिकली की गई उसे रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका CSF लीक होता रहता है तो वो बहुत ही घातक कंडीशन, मेनिंजाइटिस को वो
इवोक कर सकता है। डॉक्टर नंदा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए उनकी गर्दन पर और उनकी मतलब बहुत ही कम फासला था, और उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो बेड रिडन हो सकते थे। कितना खतरनाक ये था। वो कह रहे हैं कि नर्व सिस्टम पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा। क्या आप थोड़ा सा मैम, अगर उसको हम क्लोजली समझने की कोशिश करें, मैं मदद लेना चाहूँगा। इसको हम ज़रा अगर हम उल्टी दिशा में इसको लिटाएं और देखें कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। सो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी कि हमारे शरीर के 3 भाग होते हैं। ये हमारा लोअर बैक, लंबर स्पाइन, मिडिल बैक, और ये गर्दन का हिस्सा है। जहाँ तक हमें रिपोर्ट से समझ आया है कि ये चोट इनके मिडिल एरिया में कहीं लगी है। आप समझें कि अगर कोई भी औजार आता है, अगर ये औजार बीचों बीच स्पाइन के अंदर चला जाता है तो डेफिनेटली जो बीच में मेन स्पाइनल कॉर्ड अंदर जा रही है सुरंग में, वो इंजर होगी और पेशेंट पैरालाइज हो सकते हैं। पर जहाँ तक हमें लगता है इनके केस में क्या हुआ है कि ये जो वेपन था ये शायद साइड से निकला है, मसल्स में जाके। हो सकता है कि इसका जो टिप है वो जाके अंदर नसों को टच हुआ हो, क्योंकि हर एक हड्डी के बीच में एक जगह होती है जिसको इंटरलैमिनर स्पेस कहते हैं। और जहाँ तक हमने रिपोर्ट्स में देखा कि करीब 2.5 इंच का पीस था। तो हम माने अगर मैडम पीछे की मसल्स की ही डेप्थ देखें तो मसल्स की डेप्थ एटलीस्ट 2 सवा 2 इंच 3 इंच भी हो सकती हैं। सो जहाँ तक हमें इस सब चीज़ों से समझ आ रहा है कि जो चाकू का मेजर पोर्शन है वो पीछे की मांसपेशियों में ही रुक गया, पर जो उसकी टिप होगी मैम वो जाकर स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व की जो लेयर है उस पर रुक गई। लेकिन सर आप ये देखिए कि मतलब वो तो किचन नाइफ से भी बिल्कुल ही, क्योंकि जैसे ही उसने हमला किया वो वैसे ही टूट जाता है और वो टुकड़ा वो फंस जाता है उनकी स्पाइन पर। और फिर उसके बाद आप मतलब मैं वही वो प्रेशर एक बात कर रही हूँ, वो आप बता रहे हैं। मैम देखिए प्रेशर अच्छा खासा रहा होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर हमें बॉडी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। बॉडी की मसल्स और बोन्स में काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। बहुत ज़्यादा प्रेशर मारने पर भी इन वेपन्स का अंदर तक चले जाना मुश्किल होता है, स्पेशली पीठ की तरफ से। क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि इतनी लंबी अगर सर्जरी चली है या इतना 2.5 इंच का चाकू, और जिस तरह से डॉक्टर्स की ओर से तमाम दावा किया जा रहा है कि वो व्हील चेयर पर आएंगे या स्टिक का सहारा लेकर आएंगे, पर वो एकदम अच्छी बात है कि वो सकुशल वापस आ गए, लेकिन उनको देखकर नहीं लगा किसी को भी ये विश्वास। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि रीढ़ की हड्डी के जो ऑपरेशंस होते हैं, फ्रैक्चर्स के लिए ऑपरेशंस होते हैं, ये थोड़े लंबे ऑपरेशंस होते हैं। नॉर्मल ऑपरेशंस भी करीब 2-2.5 घंटा चलते हैं। अगर किसी की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया हो तो करीब हमें 2.5 से 3 घंटा लगता है इस ऑपरेशन को करने में। ऑपरेशन का टाइम मैडम बहुत ही वेरिएबल है। जब हम लोग कहते हैं 6 घंटे, वो पेशेंट के अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर से घुसने से लेकर बाहर आने तक भी गिना जा सकता है। वो इंसिजन लगाने से स्टिचेस क्लोजर तक भी गिना जा सकता है। वो एनेस्थीसिया स्टार्ट होने से एनेस्थीसिया के बाहर आने से भी गिना जा सकता है। अब ये 6 घंटे इसमें से क्या था मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है, बट अगर रियल सर्जिकल टाइम देखें, इतने केसेस देखे हैं आप लोगों ने, इतने केसेस देखे हैं, आपने खुद हैंडल किए होंगे कुछ इस तरह के केसेस, तो इसे सैफ का मामला कुछ आपको रियल सर्जिकल टाइम स्किन इंसिजन टू स्किन क्लोजर को हम मानते हैं, और यूजुअली ये सर्जरीज 2-3 घंटे में हो जाती हैं मैम। क्योंकि उनका सबसे पहला सवाल तो यही था कि मैं जिम जा सकता हूँ, मैं शूटिंग कर सकता हूँ, तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है आप कुछ वक्त बाद, पहले तो उन्होंने कम समय बताया, फिर उन्होंने कहा 4-6 हफ्ते, मतलब 1 महीना। इस कंडीशन में हम यही मान के चलेंगे कि एक मेजर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था, और सीएसएफ के लीक के ऊपर अभी भी मुझे थोड़ा डिबेट लग रहा है, क्योंकि अगर सीएसएफ का लीक रहता है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मरीज को बेड रेस्ट पे रखा जाता है, बहुत जल्दी उसे बैठने और चलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ड्यूरा का टेयर है तो उसे रिपेयर होने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नंदा, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि नर्व सिस्टम पर, और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है उनको देखकर, लेकिन मोनिका सेलेस का मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूंगी कि वो उनकी जो प्रतिद्वंदी है, क्योंकि वो उन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन कोई एक सरफराज था जो जाहिर सी बात है कि उनकी प्रतिद्वंदी का सपोर्टर था, वो आकर उनको छुरा मार देता है, पीछे से आके एकदम मार देता है। लेकिन वो 2 साल तक, सर मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर मैं अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि कितना नुकसान पहुंचा होगा। मोनिका सेलेस के केस को हम अलग देखें, सैफ अली खान के केस को हम अलग देखें, क्योंकि 2 साल तक सर वो खेल नहीं पाई थी। यहाँ तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद आप ठीक है कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, या फिर आप शूटिंग कर सकते हैं, एक्शन फिल्म वगैरह आप कहेंगे कि कर सकते वाकई? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहले हमें समझना है कि जो ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे होती हैं। उनका 2 साल तक रिटर्न कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं हुआ था मैम, बट ट्रेनिंग और खेलना उनका कहीं जल्दी शुरू हो गया था, है ना। और सैफ अली खान साहब बॉलीवुड एक्टर हैं, उनका किसी से कंपटीशन नहीं हो रहा है, और आई एम श्योर कि इस तरह की मसल एक्टिविटीज़ वो 1.5 महीने 2 महीने में शुरू डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना।
जहाँ तक कि मोनिका सेलेस का सवाल है, मैम वर्ल्ड ओवर जो स्टैटिस्टिक्स आप स्पोर्ट्स पर्सन के देखेंगे, जब भी उन्हें कोई इंजरी होती है, ये तो खैर एक मेजर इंजरी है, बट स्पोर्ट्स इंजरी भी होती है, देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा प्री इंजरी लेवल से उतना नहीं पहुँच पाता। आई थिंक उसके सिर्फ एक जो एनोमली हैं वो अभी हमारे हाल ही में जो क्रिकेटर इंजर हुए थे, ऋषभ पंत साहब, इतनी जल्दी वो रिकवर करके अच्छे लेवल पे खेलना शुरू हो गए हैं, जो कि एक नॉट नॉर्मल चीज़ है। बट जहाँ तक मेरा ख्याल है, यस आई थिंक वो वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे जा पाएंगे। और CSF लीकेज भी आजकल मैम हम 48 आवर्स से ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं देते हैं। सैफ अली खान 5वें दिन डिस्चार्ज हुए हैं और चल रहे हैं। आई थिंक उतना मूवमेंट इज़ वेरी कॉमन और ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है मेरी तरफ से। एक बात और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि पीछे जो हमारे मसल्स का जो एक स्ट्रक्चर होता है, आप एक बार इसको हाँ। ये अगर हम स्पाइन को देखें तो इसके चारों तरफ एक मसल्स का एक डेंस नेटवर्क होता है जिसे हम पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये अक्सर देखा गया है कि जो लो बैक पेन के केसेस होते हैं, सिटिंग जॉब वालों में वो ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो जाती है। और जैसे कि सैफ साहब जो है ये एक प्रोमिनेंट बॉलीवुड एक्टर हैं और रेगुलर जिम जाते हैं, तो उन केसेस में उनकी बैक की मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होती है और उसके कारण भी संभव है कि जब ये चाकू का इस पे वार हुआ है तो जो फोर्स अल्टीमेटली हमारे स्पाइन तक पहुंचा है वो प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि कम इंटेंसिटी का फोर्स वहां तक जा पाया। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए कि आप एक सॉफ्ट केक को कट कर रहे हैं तो आप आसानी से उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक हार्ड स्ट्रक्चर है, कोई वुड का एक पीस है, उसको जब अगर आप उसको कट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका इम्पैक्ट उस पर कम मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं मसल जी बिल्कुल वो गया, हाँ, लेकिन अंदर जो उनका बोन जी और उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ की वजह से प्रोबेबली दैट कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो हमने यहाँ पर ये डेमो के जरिए समझने की कोशिश की कि कितना उनको इंजरी है और किस तरह से आगे, क्या कोई फ्यूचर में तो कोई उनको इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन आइए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर चहल भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल पांडे हैं जो इस वक्त दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के स्पाइन सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर RS चहल के साथ मौजूद हैं। क्या कहना है डॉक्टर चहल का, हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी। उनके ऊपर हमला किया गया जिसमें चाकू से वार किया गया 6 बार और चाकू जो है उनके रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच तक धंस गई थी। लेकिन हमने देखा कि वो 3-4 दिनों बाद ही जो है वो चलने फिरने लगे वापस। क्या ये पॉसिबल है? रीढ़ की हड्डी के अंदर 2.5 इंच नहीं है। आई थिंक शरीर के अंदर 2.5 इंच हो सकता है। रीढ़ की हड्डी जहाँ वो कह रहे हैं थोरेसिक स्पाइन है, तो अगर कई मिलीमीटर भी अंदर चला जाता है तो कोई ना कोई उनको नुकसान हो जाता है और इतनी जल्दी जैसे हमने देखा चल फिर नहीं चल सकते थे। तो ये और जहाँ वो घुसा है वहाँ हड्डी को नुकसान पहुँचाए बिना रीढ़ की हड्डी स्पाइन के अंदर जाने चाकू नहीं जा सकता, क्योंकि हड्डियाँ ऐसे देखा मैं दिखाया जा रहा हूँ कि हड्डी इस स्पाइन ये यहाँ पर डेमो है और डेमो सर दिखा रहे हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है जो थोरेसिक स्पाइन है, ये 12 वर्टिब्रे जहाँ बताया गया। तो हड्डी के ऊपर हड्डी है और इसके अंदर ये नर्व जा रही है, तो जो भी नाइफ लगेगा तो वो इसको पूरा हड्डी के अंदर जाके फिर जाएगा। उसके अंदर वो लाइनिंग है, वो लाइनिंग डैमेज होगा, फिर फ्लूइड बाहर आएगा। देखो ये ब्रेन हो गया ऊपर और यहाँ से रीढ़ की हड्डी इसके अंदर से जाती है। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं जिसको हमारे नेक के वर्टिब्रा हैं हमारा। ये बीच में जो थोरेसिक स्पाइन कहते हैं जो छाती के पिछले वाला हिस्सा है, और ये लो बैक जो लंबर वर्टिब्रास है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन का कनेक्शन स्पाइन से आ रहा है, वो पूरा एक कॉर्ड एक ट्यूब की तरह आती है जो कि नीचे D12 थोरेसिक और L1 पे ख़त्म हो जाती है। आगे से एक एक नर्व निकलती है। आप देख रहे हो ये छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं। ये डिफरेंट अंग्स को सप्लाई करती हैं। जो ऊपर वाली हैं ये बाजुओं में चली जाती हैं, ये साइड वाली छातियों में चली जाती है, इसीलिए जो नीचे हैं वो टांगों में जाती है। L1 के नीचे जो भी इंजरी होती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ नहीं होती, एक तरफ होती है, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। पर जो थोरेसिक स्पाइन है ये सबसे डेंजरस है। यहाँ कैनाल का डायमीटर इतना कम होता है कि छोटा सा फ्यू मिलीमीटर भी उसके अंदर चला जाए तो स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान हो सकता है। तो मिस्टर खान बहुत ही लकी है अगर ऐसा हुआ है, चाकू अंदर गया है और वो बच गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर डॉक्टर चहल को आप सुन रहे थे। अभी हमने यहाँ पर उनको किस तरह से ये पहुंचा और किस तरह कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, इन तमाम बातों पर यहाँ पर चर्चा की। वो डेमो हमने भी दिखाया, डॉक्टर चहल भी आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर मिश्रा का यहाँ पर रुख करूँ, मैं एक बार वेद सर आपसे समझना चाह रही हूँ, आप कैसे देख रहे हैं इस केस को? देखिए, 1 जुलाई 2024 से हिंदुस्तान के अंदर नए कानून लागू किए गए थे
जिनका उद्देश्य था कि इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक बनाना, जिससे कि कन्विक्शन सिक्योर की जा सके, न्याय दिया जा सके। जो पहला कानून था उसमें दंड का प्रावधान था। इसलिए जो तमाम जो कोशिशें इन्वेस्टिगेशन में आज की डेट में हो रही हैं, नए AI का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, उन तमाम चीज़ों की मदद आज इन्वेस्टिगेशन में ली जा रही है। फॉरेंसिक की टीम बुलाना मैंडेटरी हो गया है। पहले था कि बुलाओ ना बुलाओ, आज मैंडेटरी है। अब फॉरेंसिक की टीम आई है, वहाँ पर चांस प्रिंट मिले हैं, ब्लड स्टेन्स मिले हैं, वहाँ पर CCTV कैमरा है। एक्यूज को यदि पुलिस को, बॉम्बे पुलिस पर जिस तरह सवाल पैदा किए जा रहे हैं उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड पर, वो बिल्कुल गलत हैं। यदि पुलिस को किसी को फिक्स करना होता रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो जो पहले दिन एक लड़का पकड़ा गया शहजाद नाम का, उसको 3 घंटे बाद पुलिस ने छोड़ दिया। एग्जैक्टली उसी आदमी को पिन पॉइंट करके इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रैक किया गया, क्योंकि अभी बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें होनी है। जैसे मैं आपको बता रहा था, साइंटिफिक जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, वो डॉक्टर लोग तय करेंगे कि ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उसी तरह से चांस प्रिंट है, वो तमाम जितने इनमेट्स थे, 4 उनकी मेड थी, करीना खान थी, उसके अलावा सैफ अली खान थे, उन तमाम के फिंगरप्रिंट्स उनसे मैच किए जाएंगे। अभी आपके टेलीविजन सोशल मीडिया में चल रहा है कि उनको लेकर गया था अफसर अली नाम का आदमी, जो ब्रॉड बाई था, उसमें लिखा था अफसर अली। तो अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है। 90 डेज तक हिमानी इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस को कानून ने दिया है। तो अभी तो कुछ एक दिन निकले हैं, बहुत सारी चीज, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आनी है, अभी करीना का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। सैफ अली खान इज ए स्टार विटनेस, स्टार विटनेस के कोर्ट के अंदर बयान रिकॉर्ड किए जाने, जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड किएंगे। उसके अलावा जो एग्जामिनिंग डॉक्टर थे, जिनका आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने शेर की तरह, उन सबको एग्जामिन करेगी पुलिस, क्योंकि उनको कोर्ट में गवाही देनी है और एग्जामिन किया जाएगा। उन तमाम चीजों किया जाएगा, वो तमाम जो टूल है वो एग्जामिन किए जाएंगे। लेकिन शुरुआती अगर जो जांच है, या शुरुआती ही जो तमाम चीजें निकल कर आ रही है सामने, उसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि वो इतने फिट कैसे हो गए। डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर झा और डॉक्टर नंदा भी हमारे साथ बने हुए, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ है। उन्होंने हमें समझाया वो कितना सेंसिटिव हो सकता है, कितना क्या रहा, हमने किस तरह से हमला हुआ, कितना नुकसान उनको पहुंचा, और वो फ्लूइड और वो 2.5 इंच का टुकड़ा समेत तमाम सवालों पर हमने जवाब लेने की कोशिश की। लेकिन अब इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं कि इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए सैफ अली खान। वो बिल्कुल हीरो के माफिक एकदम जब आते हैं डिस्चार्ज होकर, तो वो वेव करते हुए नजर आते हैं अपने तमाम फैंस जो उस वक्त उनके सामने थे। एक छोटी सी पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी उनकी सर्जरी चलती है, इतना लहूलुहान हालत में वो अस्पताल पहुंचे थे, तो इतनी जल्दी फिट होने के पीछे का राज क्या है। पहले ये रिपोर्ट, फिर एक्सपर्ट्स के हम बात करेंगे। वहीं स्वैग, वहीं धांसू लुक, पिछले 3 दिनों से छोटे नवाब का धमाकेदार कमबैक टॉप ट्रेंडिंग है। फैंस उनके जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, जो काल के मात को देकर दहाड़ते हुए हॉस्पिटल से आया, तो कोई इसे चमत्कार बता रहा है कि जिस एक्टर की रीढ़ में 2.5 इंच की चाकू धंसी थी, वो 5 दिन में फिट हो गया। सियासत में सवालों की लिस्ट और बयान, बहादुरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो सवालों के तीर चला रहे हैं। 5 दिन में फिट हो गए सैफ, कैसे हो गया चमत्कार। शिंदे की शिवसेना के संजय निरुपम ने सबसे पहले पोस्ट कर सवालों को जन्म दे दिया। न्यूज नेशन ने जब संजय निरुपम से पूछा कि उन्हें सैफ की घर वापसी पर इतनी शंका क्यों है, तो देखिए उनका क्या जवाब रहा। एक व्यक्ति 4 दिन पहले जब इतने बुरे हाल में था और 6-6 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ, तो क्या यह संभव है कि 4 दिन में वो इतना फिट वापस लौट आएगा? क्या यह संभव है? हो सकता है मेडिकली संभव हो, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अचंभित हूं उस वीडियो को देखने के बाद, इसलिए ये सवाल खड़ा किया। अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्पष्ट करें। हो सकता है मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई हो सकता है चूंकि सैफ अली खान एक बहुत फिजिकली फिट व्यक्ति हैं, जिम जाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी होगी कि इतना फास्ट रिकवरी किया उन्हें। संजय निरुपम ने सवालों के साथ शंकाएं जाहिर की, तो फिर क्या था, देखते ही देखते पक्ष विपक्ष के बयान बहादुर कूद पड़े। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे और संजय राउत जैसे धुरंधर भी इशारों ही इशारों में सवालों के तीर चला रहे हैं।
बांग्लादेशी नहीं, जो भी इस देश में परदेशी नागरिक आते हैं इलीगल तरीके से, उनको निकलना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। तैमूर के पिताजी है तो स्वस्थ रहे, चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में क्या कर रहे हैं? सैफ अली खान के घर में घुसे। इनकी हिम्मत देखो, पहले सड़क पर रहते थे, अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। हो सकता है सैफ अली खान को लेने आए हों। सैफ अली खान को देखकर मुझे शक हो गया, सही में उन पर हमला हुआ था या एक्टिंग थी। कहते हैं राजनीति निष्ठुर होती है, हर क्रिया पर निर्मम प्रतिक्रिया देती है। इस धर्रे पर सैफ अली खान की घर वापसी वाले अंदाज पर सवालों के तीर चलाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर धारदार चाकू से 5 हमले हुए। रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच चाकू धंसा था, चाकू हड्डी में फंसकर टूट गया था। गर्दन में 10 सेंटीमीटर लंबा जख्म था, कलाई में भी 2 गहरे जख्म थे। 16 जनवरी को जब सैफ लीलावती अस्पताल में दाखिल हुए तो उनकी 2 सर्जरी हुई थी। पहले रीढ़ की सर्जरी हुई, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी। 6 घंटे तक सर्जरी चली थी। सर्जरी के बाद जब सैफ को होश आया तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर से 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था, क्या मैं फिल्मों की शूटिंग कर सकता हूं? और दूसरा सवाल था, क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं? तब डॉक्टरों ने फौरन ही जवाब दिया और अस्पताल से जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। 3 दिन पहले जब सैफ हॉस्पिटल से बाहर निकले तो उन्होंने सबको चौंका दिया। अब इस तस्वीर को देखिए। सैफ अली खान जब निकल रहे थे तब एक शख्स की टक्कर भी हुई थी। तब सैफ थोड़ा असहज तो हुए, मगर उनके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन कर लौट रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट ऐसे केसेस में मरीज को क्या सलाह देते हैं, आप भी देखिए। तेज धार वाले ऑब्जेक्ट से जिससे सैफ पे अटैक किया गया, वो उसकी डेप्थ पे डिपेंड करता है। अगर वो ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के मसल या टेंडन को काटता है तो वो हाथ को यूज करने में डेफिनेटली समय लगता है, परंतु अगर वो लैसरेशन किसी मसल को कट नहीं करती है तो ये हीलिंग टाइम और रिकवरी टाइम थोड़ा फास्ट हो जाता है। सैफ क्योंकि एक स्वस्थ और एक मस्कुलर व्यक्ति हैं, तो ये चोट उनकी बॉडी के डायनामिक्स की वजह से शायद थोड़ी सी कम हो गई हो, हालांकि जो हमला था वो घातक ही था। यानी सैफ को सेहत और अपनी सुरक्षा दोनों में सतर्क रहना होगा। लेकिन वापसी की तस्वीरों से साफ हो गया कि सैफ फिट होकर लौटे हैं। ऐसे में उनकी हेल्थ को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहा है कि आखिर सैफ इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए? टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन कुछ सवाल जो खड़े हो रखे हैं वो ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम जरा आपको दिखा देते हैं कि कहां धंसा था ये चाकू। ये स्पाइनल कॉर्ड में 2.5 इंच अंदर तक धंसा था, जो लहूलुहान हालत में अस्पताल जब पहुंचते हैं सैफ अली खान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 घंटे तक सैफ अली खान की सर्जरी चली थी। अच्छा खासा वक्त तो होता है, 6 घंटे तक सभी टेंशन में थे कि क्या कुछ होता है। हर कोई उनके सकुशल होने की कामना कर रहा था। कार में सीट पर पीठ टिकाकर बैठे थे। जब वापस वो घर आ रहे थे तो अगर उनकी सर्जरी हुई है वो कुछ स्टिचेस या कुछ इस तरह से भी होगा, डॉक्टर्स ने तमाम एहतियात बरतने को भी कहा होगा। लेकिन आराम से देखिए, इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि वो आराम से अपनी बैग को सीट पर टिकाकर बैठे हुए हैं और घर के बाहर एकदम चुस्त दुरुस्त जो है नजर आते हैं सैफ अली खान, ये वेव करते हुए अपने फैंस को जो उस वक्त वहां पर पहुंचे हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए। तो ये हमने देखा, तो डॉक्टर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये सब नॉर्मल है और ऐसा हो सकता है। मैं अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर नंदा कह रहे थे, लेकिन एक बार वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, उनका क्या रिएक्शन है, कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेश मिश्रा जी। नागेश मिश्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे केस को, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसको? देखिए, अभी तक जो बातें मैंने सुनी सारे मेडिकल रिलेटेड बातें थी। इन बातों में मेरी कोई टिप्पणी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती है और मुझे करना चाहिए।
जहाँ तक कानूनी बात होती है, लीगल एस्पेक्ट इस मैटर का है, एक बात ये कहना चाहूँगा कि अभी इसके पहले सर ने एक बात बताई कि 90 डेज तक पुलिस को अधिकार है इन्वेस्टिगेशन करने का। तो इस बात से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूँ यहाँ पे कि पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पूरा चार्जशीट फाइल करने तक है। इवन यदि पुलिस बाद में चार्जशीट फाइल करने के बाद भी उसको लगता है कि वो उसको इन्वेस्टिगेशन आगे करना चाहिए, तो वो भी पुलिस 173(8) ऑफ BNSS में अंतर्गत तो रिक्वेस्ट करके कोर्ट से परमिशन लेके कर सकती है। यहाँ तक बात यह है कि जो इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होता है वो स्टार्टिंग में इनिशियली होता है जब पुलिस कस्टडी उसकी रहती है, जो कि भी है उसकी। तो इसमें जो अभी तक मुझे जो ज्ञात है, जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़ के माध्यम से जानकारी हुई है कि उनको अभी एक्यूज़ को गिरफ्तार किया गया है और उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया है। उसने कन्फेस किया पुलिस के सामने कि भाई मैंने किया है। और उसके अलावा एक दूसरा पुलिस के पास एक मुद्दा है कि उसका चेहरा उससे मिलता है। तो दोनों बातें एक बहुत हम पुख्ता सबूत आज की तारीख में नहीं बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वो एक्यूज़ नहीं है या नहीं हो सकता है, मैं प्रोबेबिलिटी की बातें कर रहा हूँ कि अगर यदि आप उसको अभियुक्त साबित करना है तो उसके लिए बहुत सारे आपको इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे। जैसे कि सर ने बताया, तमाम लोगों के एग्जामिनेशन, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, डॉक्टर्स के होंगे और तमाम लोगों के जो कि मेड है या फिर जो आई विटनेस है, रिक्शा वाला है, मेनी पीपल आर देयर। सबको मिला के जो चेन बनती है, सब चेन होने के बाद एक इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा कि आरोपी किस नीयत से आया, कहाँ गया, कैसे गया, क्या किया, कैसे भागी, क्या हुआ, फिर बाद में कैसे पकड़ा गया, सारी चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि जो अभी तक हम तक अंधेरे में है, जो कि मोटिव अभी तक कोई भी पुलिस इस बारे में क्लियरली नहीं बोल सकती है कि वेदर वो आदमी चोरी करने के इरादे से गया था या हत्या करने के इरादे से गया था या कोई और इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी या क्या था। जो कॉन्स्पिरेसी की बात को अगर हम इनडायरेक्टली कहीं भी उनके स्वाद से हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि चोरी वाली थ्योरी तो नल एंड वॉइड वहीं हो जाती है जब वहीं कैश रखा है, ज्वेलरी रखी है, तो वो शख्स उस पर हाथ साफ नहीं करता है। अगर वो चोरी के मकसद से ही आया था, मैं इन तमाम सवालों पर आऊंगी सर एक एक कर, क्योंकि वो जिस चेन की आप बात कर रहे हैं वो चेन ही तो नहीं बन पा रही है सर, वो सर्कल बन नहीं पा रहा है। वो जो डॉट्स है ना, वो बीच में से कहीं गायब हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से गायब है। वो लूप होल्स जो हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार डॉक्टर नंदा और डॉक्टर झा एक एक कर। पहले डॉक्टर नंदा, हम बात कर रहे हैं कि इतने फिट कैसे हो गए, तो क्या वाकई नॉर्मल है? मतलब अगर कोई भी नॉर्मल इंसान हो और उसको अगर वो इतनी लहूलुहान हालत में पहुंचा हो अगर अस्पताल, क्योंकि आप देखिए वो कह रहे थे कि वो किस तरह से लहूलुहान हालत में थे, डॉक्टर तो बल्कि उनको सैल्यूट कर रहे थे कि वो जिस तरह से एकदम बिल्कुल हीरो के माफिक वो वहां पर पहुंचते हैं इतने लहूलुहान हालत में भी। तो इतनी जल्दी मतलब आप ये देखिए कि 17 तारीख को उनका ऑपरेशन होता है, 16 तारीख की रात ये होता है, 17 तारीख को सुबह उनका ऑपरेशन होता है, 21 तारीख को वो डिस्चार्ज होकर आ जाते हैं। यही पूरा टाइमलाइन है जी। तो इतने दिन में, मतलब 5 दिन में इतना फिट हो सकता है इंसान कोई भी? मैम देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ मैम, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, है ना। फिटनेस एक बहुत बड़ा वर्ड है। क्या वो फिट हैं चलने के लिए और अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए? चलने के लिए ज़रूर, है ना, पर क्या इस समय वो जिम जा सकते हैं? क्या वो हेवी एक्टिविटी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी जिम और वो तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन नॉर्मल चलना भी, मैम नॉर्मल चलना, उनकी वॉक एकदम, मैं वही कह रहा हूँ मैम। देखिए, किसी भी डिसेबिलिटी के 2 भाग होते हैं। एक फिजिकल डिसेबिलिटी जिसमें कि पेशेंट को कोई कमजोरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है और उसका शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, और एक डिसेबिलिटी होती है जो कि सिर्फ पेन की होती है। सो पेन डिसेबिलिटी जो है मैडम, इस चोट में जो, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, इनको सिर्फ पेन से जूझना पड़ेगा, इनका कोई फंक्शनैलिटी इफेक्ट नहीं हुआ है। और इस तरह की चोटों में मैडम चलना एक 24 घंटे के अंदर एक नॉर्मल रिकवरी पैटर्न है। और जो वो चल रहे हैं इस समय, अपना गाड़ी में बैठ रहे हैं और जैसे आपने कहा कि पीठ पीछे कमर पर लगाकर बैठ रहे हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है। कोई भी स्पाइन सर्जरी मैम जब करी जाती है, चाहे बड़ी सी बड़ी स्पाइन सर्जरी हो जिसमें हमने पूरी रीढ़ की हड्डी को खोलकर जोड़ा हो, उसमें भी पेशेंट सर्जरी होते ही आराम से पीठ पर ही लेटा होता है, पेट पे या साइड पे नहीं लेटा होता। सो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। बट जहाँ तक मैं कहूँगा कि क्या वो अभी पूरी तरह फिट हो गए, मुझे नहीं लगता कि वो फिट हैं, पर हाँ, फॉर द परसेप्शन ऑफ इट, अपना चलना, बाथरूम तक जाना, छोटा मोटा काम करना, उसके लिए ज़रूर वो अभी सक्षम है। ठीक है डॉक्टर झा, हालांकि इस तरह से साउंड कर रहा है कि एक पैरेलल हम जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमने चला दी है, लेकिन वो तस्वीरें मैं एक बार चाहूंगी अपने पीसीआर से कि वो तस्वीरें जरा दिखाएं, और इन तस्वीरों को देख के सर बिल्कुल नॉर्मल वॉक, मतलब शायद सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब पहली तस्वीर वो सैफ अली खान की देखेंगे तो शायद हो सकता है कि वो व्हील चेयर पर, क्योंकि जिस तरह से उनकी सर्जरी हुई है, 6 घंटे की सर्जरी, इतनी लहूलुहान हालत में 2.5 इंच का वो पूरा टुकड़ा निकालना,
फ्लूइड निकलना, प्लास्टिक, मतलब बहुत कुछ है जो दावा किया जा रहा था। ये जो उनकी वॉक है, मतलब ये नॉर्मल है। जैसे डॉक्टर नंदा भी कह रहे थे, उनका जीन्स भी आप देखिए कि मतलब मेरे ख्याल से शायद उस टाइम पे डॉक्टर किसी को भी ये कहेगा कि आप थोड़ा लूज लोअर पैरेलल टाइप आप कुछ पहनिए या इतना, क्योंकि वो जीन्स आपको प्रॉब्लम आ रही हूँ। ये सारे मेरे सवाल है एक आम आदमी की तरह। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारे पास एक कोई क्लियर कट ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द इंजरी। जो भी हम लोगों को पता चला है वो थ्रू द मीडिया पता चला है, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिटेल्ड MLC रिपोर्ट जो कि हॉस्पिटल में दर्ज होती है और उसका एक्सेस जब ज़रूरत पड़ता है तो पुलिस को होता है जी। अगर हम एजम्पशंस की बात करें तो जो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 2.5 इंच का चाकू, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की मोटाई ही उतनी नहीं होती है। जो इंजरी हुई है वो बैक के मसल्स में हुई है। अगर हम ड्यूरल टीयर के बात करें, जैसे कि फ्लूइड लीक हुआ है, वो रिमोट पॉसिबिलिटी है कि चाकू का जो टिप है वो बिल्कुल जा करके ड्यूरा को इंजर्ड किया है, टच किया है, जिससे अंदर नहीं धंसा है, आप ये कह, क्योंकि अगर ड्यूरा को वो पियर्स किया और उससे 2-3 मिलीमीटर आगे जाए तो वो इस प्रकार का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पैदा कर सकता है, जिससे मरीज पूरी ज़िंदगी भी पैरालाइज होकर रह सकता है। तो अगर ये वाकई बात है कि ड्यूरा का टीयर हुआ और CSF लीक हुआ, तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत ही भाग्यशाली है कि वो आज इस स्थिति में है कि चल फिरकर अपने घर को वापस जाए, और इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। रही बात रिकवरी की, तो जैसा डॉक्टर नंदा ने भी कहा कि अगर हम केवल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की कैटेगरी में इसको देखते हैं, जिसमें कि कोई मेजर बोनी इंजरी नहीं है, कोई न्यूरल इंजरी नहीं है, तो 48 आवर्स इज़ अ गुड इनफ टाइम फॉर पेशेंट टू रिज्यूम हिज रूटीन एक्टिविटीज़। और रही बात उनके वापस, थोड़ी देर पहले जब डेमो आप करके दिखा रहे थे, मैंने मोनिका सेलेस का अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था कि उनको भी कुछ इसी तरह से आता है, वो एक सरफरा, और वो चूंकि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो देख रहे हैं कि वो सामने वाली जो अपनी प्रतिद्वंदी है उसको बिल्कुल एकदम चारों खाने चित्त कर दिया है, जो उसको रास नहीं आया। ऑब्वियसली हर किसी के सपोर्टर्स होते हैं, फैंस होते हैं, उसने वो छुरा उनके घोंप दिया। लेकिन वो इंजरी मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ सर, क्योंकि अब देखिए वो प्रेशर और वो तो मैं मतलब वो हमलावर तो हम नहीं है कि भाई किसने उसने किस तरीके से उसको मारा या क्या किया, लेकिन 2 साल तक वो उस स्थिति में नहीं थी। लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ 5 से 6 दिन में देख रही हूँ, तो क्या इसके लिए देखिए बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि जो चाकू का हमला उन पे हुआ वो किस भाग को इंजर किया। अगर मसल्स को इंजरी होती है तो उसकी रिकवरी फास्ट होती है। मोनिका सेलेस के केस में मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन संभव है कि शायद उनके चेस्ट में इंजरी हुई होगी और लंग या लंग के बाहर की जो प्लूरल लेयर है वो अगर डैमेज हो जाए तो वो काफ़ी घातक होती है और उसमें डिटेल्ड सर्जरी के बाद भी रिकवरी में वक्त लगता है। अगर हमारे सैफ अली खान साहब फिट हो गए हैं तो हम ये मान के चलें कि इंजरी की सीवियरिटी बहुत अधिक नहीं रही होगी, और इस कारण से डॉक्टरों ने भी उन्हें जब गो अहेड बोला होगा तभी वो इस तरह से चल के आए हैं। नहीं तो एक प्रोटोकॉल के तहत सर्जरी के बाद मरीज को डेडिकेटेड तरीके से रिहैब में डाला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वो हमला हुआ है, और जिमिंग की बात आप कर रहे थे, अब मैं उस पर आऊंगी। जिमिंग हो या फिर एक्शन सीन्स कुछ इस तरह के, या कुछ अब हीरो हैं उनको कुछ डांस स्टेप्स इस तरह से करने हैं, या एक्शन मूवी है कोई तो एक्शन सीन्स उस तरह से करने, तो क्या वो हो पाएगा? लेकिन उससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने यही सवाल उठाया था। क्या कहा था उन्होंने? आइए पहले हम उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, डॉक्टर चहल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए संजय निरुपम का बयान। इससे पहले डॉक्टरों की तरफ से एक जानकारी आती है कि सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टर साहब लोग ये भी बताते हैं कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था, और जिस ऑटो से उनको लीलावती पहुंचाया गया था उस ऑटो वाले ने बताया कि जब उनको ऑटो में लेके जा रहा था तब वो लहूलुहान अवस्था में थे। ऐसे में एक व्यक्ति 4 दिन पहले जब इतने बुरे हाल में था और 6 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ, तो क्या यह संभव है कि 4 दिन में वो इतना फिट वापस लौट आएगा? क्या यह संभव है? हो सकता है मेडिकली संभव हो, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर मिश्रा को भी इस चर्चा में ले आती हूँ। माफ़ी चाहूँगी बहुत देरी से आई हूँ, लेकिन आपके भी अभी तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिहाज से भी हमें समझनी होगी, लेकिन पहले जो ये सवाल उठ रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे? जो सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की इंजरीज थी, जिस तरह से शुरू में पता चला कि ये डेंजरस इंजरी, बिल्कुल, उसके बाद जब इलाज हुआ तो भी यही सब लोग सोच रहे थे। फिर हम सोचे कि भाई ग्रीवियस इंजरी है, तो ग्रीवियस इंजरी नहीं और नॉर्मल परस्यूट अपना कर पा रहे हैं जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है, तो मैं बोलता हूँ ये सिंपल इंजरी में कंसिडर होगा। एंड 2.5 इंच जो नाइफ, जो शार्प फोर्स वेपन जो है
बॉडी में घुसा, इंटर किया, तो वो स्ट्रेट था या एंगल वाइज था, क्योंकि जिस तरह से इंजरीज है वो डेंजरस नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है जा रही है कि ये सिंपल इंजरीज की ओर है। फिर अब मोटिव देखा जाए कि ये चोरी के मकसद से आया था या जो है ये जान लेने आया था सैफ अली खान का या किसी और का जो है, तो ये सब चीज़ें जो है जो सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट हुआ है उससे भी बहुत क्लियर हो पाएगा। और चीज़ें जो है से आता तो पहली मंजिल थी, दूसरी मंजिल थी, बिल्कुल तीसरी मंजिल थी, वो सीढ़ियों से जा रहा है। मतलब आप सोचिए ना, अगर सीढ़ियों से वो जा रहा है तो 11वीं मंजिल तक सीढ़ियों से जाना इतना आसान बिल्कुल, इसमें ये इंटेंशन तो अगर किसी दिख को रहा है। चोरी करना है तो वो 11वीं 12वीं मंजिल को क्यों चुनेगा? बिल्कुल नहीं, उसमें कितनी मंजिलें किसके पास थी, कितने फ्लोर पे सैफ अली खान और उनकी फैमिली रहती थी, या उसको ये लगा हो वहाँ पे ज़्यादा माल मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा खजाना होगा। लेकिन उससे नीचे भी सेलिब्रिटीज रहते थे। बिल्कुल हाँ। तो इसमें ये हो सकता है, या उसको ये हो सकता है जो एंट्री गेट था और लोग के फ्लैट का ना खुला हो, उनके फ्लैट का या उनके अपार्टमेंट का जो है इजी एक्सेस हो, तो ये सब चीज़ें भी कोरिलेट करना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि ये इतनी मेजर इंजरी नहीं थी, ये एक नॉर्मल इंजरी थी, लेकिन डॉक्टर चहल का उधर ये कहना है कि ऐसी इंजरी के बाद सैफ अली खान सकुशल अपने घर आ गए हैं वापस बचकर, वो सबसे लकी इंसान है दुनिया के। सुनिए डॉक्टर चहल का क्या कहना है। तो हमें भी मीडिया की तरफ से पता लगा कि थोरेसिक स्पाइन में चक्कू लगा और फ्लूइड लीक हुआ और रिपेयर हुआ और चले। अगर थोरेसिक स्पाइन में चक्कू लगा, वहाँ तक पहुँच गया कि फ्लूइड लीक हो गया और नर्व बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, चल फिर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मिस्टर खान इस दुनिया के सबसे लकीस्ट पर्सन है, जो जिनको बिल्कुल भी कोई ऐसा डेफिसिट नहीं हुआ, कोई नर्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब इतना मिलीमीटर में जाके वो रुक गया चक्कू कि उनको कुछ ना हुआ, तो ही इज़ वेरी लकी। तो सुना आपने डॉक्टर चहल क्या कुछ यहाँ पर कह रहे थे। तो डॉक्टर अमरनाथ जी, वो आप कह रहे थे कि इतना वो नहीं है, मतलब मेजर इंजरी नहीं है, लेकिन ठीक है वो यहाँ पर जिस तरह से, क्योंकि देखिए दिखाया तो यही जा रहा था ना, दावा तो यही किया जा रहा था, जिस तरह से लहूलुहान हालत में वो पहुंचते हैं, 2.5 इंच का चाकू, मतलब टुकड़ा वो फंस गया है वहाँ पर, 6 घंटे अगर सर्जरी चलती है तो वो थोड़ा सा जो MLC है, जो इंजरी सर्टिफिकेट बना होगा, जो मैरिज जो ऑपरेट किया गया, वो सब चीज़ें उसमें दिखी जाएंगी। प्लस क्या स्ट्रेंथ था उस चाकू का, नाइफ का, और किस प्रेशर के साथ उसने उनके बॉडी पे अटेम्प्ट किया है। खंजर, मैं जिसको खंजर जिसको बोलूं अगर मैं, तो क्या वो इतना मतलब कमजोर होगा? मतलब ये तो किचन नाइफ से भी आप ये लगाइए। जिस तरह दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि जाके कहाँ पे वो फंसा, कहाँ पे फंस गया। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो मसल, मतलब वो बोन को हल्का सा टच करते हुए, मतलब पूरी तरीके से नहीं उसने स्पाइन को टच किया। अगर चाकू टूटा है तो वो किसी हार्ड सरफेस से ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद ही टूटेगा। अगर वो मसल्स के थ्रू है तो थ्रो एंड थ्रो पियर्स कर जाएगा, लेकिन उसके टूटने की संभावना नहीं है। जी ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, क्या यहाँ पर अमरनाथ मिश्रा यहाँ पर कह रहे हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आगे अगले सेगमेंट में हम आपको ये बताएंगे कि वो शख्स जो सीसीटीवी में नजर आया और वो शख्स जो पकड़ा गया, क्या वाकई वो एक ही है? क्योंकि इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं जो उनके पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। इस तरह के तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इसके पीछे क्या थ्योरी है? हमारे साथ पूर्व एसीपी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और अब हम आ गए हैं अपने इस मेगा शो के उस खास हिस्से में जहां हम सीसीटीवी में नजर आ रहा जो शख्स है और गिरफ्तार शरीफुल जो है उसके चेहरे पर उठते सवालों पर चर्चा करेंगे। 16 जनवरी की दरमियानी वो रात जब 2:33 पर जो सीसीटीवी आया था उसमें हमलावर का चेहरा कैद हुआ था। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मेरे साथ में यहाँ पर चल भी रही है। बाद में जब 19 तारीख को आरोपी शरीफुल की गिरफ्तारी होती है तो ये कहा गया कि दोनों के चेहरे अलग अलग हैं, यानी सीसीटीवी में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका चेहरा शरीफुल से मेल नहीं खा रहा है। इससे जुड़े हमारे पास कुछ सवाल भी हैं, कुछ दावे भी हैं। आइए एक एक कर वो सवाल भी हम आपको दिखाते हैं और दावे भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या यहां पर कहा जा रहा है। सवाल नंबर पहला और दावा पहला, सीसीटीवी में दिखे शख्स और शरीफुल क्या अलग अलग हैं? सवाल क्या है? वकील का दावा है कि चेहरा मैच नहीं कर रहा है, जबकि पिता का दावा क्या है कि सीसीटीवी में मेरा बेटा है ही नहीं। वहीं दूसरे सवाल पर अब हम आते हैं कि वकील क्या दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि शरीफुल इस्लाम की जो उम्र है वो 31 साल है, ये पुलिस दावा कर रही है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि क्या दावा किया जा रहा है, जो फॉरेंसिक जो लैब है उसका दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स कम उम्र का है।
मतलब वो कम उम्र का है और जो गिरफ्तार किया गया है उसकी उम्र ज्यादा है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी हम आपको दिखाते हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स है और गिरफ्तार जो शख्स है, आखिर क्यों सवाल उठ रहे हैं, पहले इस रिपोर्ट के जरिए समझिए, फिर हम यहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तारीख 16 जनवरी 2025, वक्त रात 2:33, जगह सतगुरु शरण अपार्टमेंट, बांद्रा। यही वो वक्त था जब गमछा पहने और बैग टांगे सैफ का हमलावर तीसरी आंख में कैद हुआ था। उसकी घूरती नजरें इधर उधर देख रही थीं और एक बार तो हमलावर की नजर सीसीटीवी पर भी पड़ी। उसे अच्छी तरह पता चल गया कि उसकी हमाकत पकड़ी गई। बावजूद इसके उसने अपना चेहरा नहीं छिपाया और 3 दिन बाद मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ट्रेन से गिरफ्तार होता है और सामने आता है आरोपी का नाम और उसका हुलिया। तस्वीर नंबर 1, 16 जनवरी की रात 2:33 की। तस्वीर नंबर 2, 19 जनवरी को गिरफ्त में आए शरीफुल की। क्या दोनों तस्वीरों में दिख रहा चेहरा एक ही है? ये तो पता चल गया कि शरीफुल का कनेक्शन बांग्लादेश से है और उसने अवैध तरीके से भारत की सीमा में घुसपैठ की थी। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तमाम दस्तावेज और बांग्लादेश में उसके पिता की शिनाख्त के बाद ये पुख्ता हो गया कि शिकंजे में आया शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है। तो क्या यही घुसपैठिया सैफ का हमलावर है? सैफ के वकील ने यह भी दलील दी कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के हेयर स्टाइल और शरीफुल के हेयर स्टाइल में काफी अंतर है, जबकि पुलिस के सामने शरीफुल ने कबूल किया कि अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने बाल कटवा लिए थे और अपना हुलिया बदल लिया था। पुलिस ने वर्ली कोलीवाड़ा के उस सैलून के मालिक से पूछताछ भी की, फिर तो हेयर स्टाइल सेम टू सेम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सैफ के वकील का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल की उम्र में काफी अंतर दिखता है। दोनों की आंखें अलग अलग हैं, दोनों के चेहरे की बनावट में काफी फर्क है। थोड़ा बहुत फेमिलियर फेस है, आप देखोगे उनके हेयर स्टाइल के और उनके एज के हिसाब से। जो फुटेज में जो पहला लड़का है, जो मेन फुटेज में, वो काफ़ी यंग है और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी काफ़ी पतली है, फेयर है। उसके आँखों का स्ट्रक्चर और उसके फेस जॉ लाइंस काफ़ी अलग है, तो काफ़ी चीज़ें इनसे मैच नहीं है। इससे पहले दिल्ली की एक फॉरेंसिक लैब ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। ब्रिलियंट फॉरेंसिक लैब ने दोनों चेहरों का मिलान किया था और इस मिलान के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। शरीफुल का माथा लंबा और चौड़ा है, सीसीटीवी में दिख रहे हमलावर का माथा छोटा और चौड़ा है। शरीफुल की आंखें बड़ी हैं, सीसीटीवी में दिख रहे हमलावर की आंखें गोल हैं। शरीफुल के आईब्रो के बीच कम अंतर है, सीसीटीवी में दिख रहे हमलावर की आईब्रो के बीच की दूरी ज्यादा है। शरीफुल की नाक चौड़ी है, सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की नाक नुकीली है। पुलिस ने जो आरोपी को पकड़ा वो ये भी हो सकता है कि हो सकता है वो जो मेन एक्यूज के साथ कोई को एक्यूज भी हो सकता है, जो हो सकता है किसी दूसरे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिला हो, जो हो सकता है वो मेन एक्यूज का वेट कर रहा हो या उसके लिए गाड़ी में बैठा हो या इस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्यूज नहीं है, बट जो सीसीटीवी फुटेज में मिला है, जो सैफ अली खान के घर से उतरते हुए रेलिंग को टच करते हुए जो निकल रहा है, तो उससे उसका चेहरा नहीं मैच हो रहा है। उधर बांग्लादेश में रह रही शरीफुल के पिता रूहुल अमीन फकीर ने भी ऐसा ही दावा किया। रूहुल अमीन का कहना है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स उनका बेटा शरीफुल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि शरीफुल के चेहरे को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या जानबूझकर इस मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है या फिर दावों में दम है?
क्या सच में दोनों चेहरे अलग अलग हैं? क्या शरीफुल सैफ का हमलावर नहीं है? वैसे तो ये दावे प्राथमिक तौर पर हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आरोपी शरीफुल ने अब तक इस केस में जो क्लू दिए हैं वो सबूतों के पैरामीटर पर पुलिस के लिए काफी हैं। क्योंकि शरीफुल ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया, बल्कि उसने 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का पूरा लेखा जोखा भी पुलिस के सामने रखा है। शरीफुल ने पुलिस को बताया कि सैफ के घर में वो कैसे दाखिल हुआ था, फिर सीढ़ियों के जरिए वो कैसे सैफ के घर के अंदर पहुंचा था, घर के अंदर उसका सामना सबसे पहले किससे हुआ था, सैफ पर उसने किस तरह से हमला किया था, हमले के बाद वो वहां से कैसे भागा था, सैफ के घर से निकलने के बाद वो कहां गया था, पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया कैसे बदला था। इतना ही नहीं, हमलावर शरीफुल ने पुलिस के सामने ये भी कबूल कर लिया कि उसने चाकू का तीसरा टुकड़ा कहां फेंका था। बुधवार की शाम उसकी निशानदेही पर चाकू के तीसरे हिस्से को भी बरामद कर लिया गया। इसके अलावा शरीफुल के ठिकाने से उस टोपी को बरामद कर लिया गया जिसे लगाकर वो सैफ के घर के अंदर दाखिल हुआ था। और तो और कोर्ट में पेशी के दौरान भी अपने वकील को ये बताने में नाकाम रहा कि वो गुनहगार नहीं है। कोर्ट में आप आरोपी से मिले थे, मोहम्मद से मिले थे, तभी क्या बताया उसे? बताया, डरा हुआ था काफ़ी, बताया उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा था, रो रहा था काफ़ी चीज़ें। आपने तो पूछा होगा कि आप उस वक्त थे या नहीं थे, तो उस वक्त क्या बताया? मैंने पूछा है, लेकिन उसने वैसा जवाब कुछ दिया नहीं पॉजिटिव कि वैसा वो था या। जबकि मुंबई पुलिस पूरे एहतियात के साथ इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। पुलिस इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है ताकि कोई सबूत छूट न जाए और आरोपी बच न पाए। आरोपी की पहचान के लिए सिर्फ चेहरा ही काफ़ी नहीं, बल्कि पुलिस के पास और भी कई बड़े सबूत हैं जो ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और शरीफुल एक ही हैं। मसलन सैफ के घर से बरामद 19 फिंगरप्रिंट, अलग अलग सीसीटीवी में कैद आरोपी, हमले के लिए इस्तेमाल चाकू के 3 टुकड़े, शरीफुल का सैफ पर हमले का कबूलनामा, शरीफुल का वो बैग जिसे लेकर सैफ के घर पहुंचा था, सैफ अली खान का बयान, सैफ अली की नर्स एलियामा का बयान। बांग्लादेशी शरीफुल छटा हुआ बदमाश है। बांग्लादेश में भी उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो क्या उसने सैफ पर हमला किया? इस थ्योरी में अभी भी कई मोड़ बाकी हैं। मुंबई से विलास ठावले और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के बाद अब हम आपको एक ग्राफिक्स यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों के चेहरे में क्या फर्क है। देखिए, जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो शख्स जो गिरफ्तार किया गया है उसका माथा लंबा है और चौड़ा है, जबकि वो शख्स जो दूसरा आपको नजर आ रहा है, जो सीसीटीवी में नजर आया था, उसका माथा छोटा है और चौड़ा है। तो आंखें उसकी बड़ी है जो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहीं जो सीसीटीवी में नजर आ रहा शख्स है उसकी आंखें गोल हैं, आईब्रो का कम अंतर है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चर्चा हो रही है। वो गिरफ्तार जो शरीफुल है उसकी नाक चौड़ी है, जबकि उसकी नाक नुकीली है जो शख्स सीसीटीवी में नजर आ रहा है। होठ जो है उसके हार्ट शेप में है, किसके? जो गिरफ्तार किया गया शरीफुल है, जबकि उसके होठों की शेप अलग है जो शख्स सीसीटीवी में नजर आ रहा है। इसकी उम्र ज्यादा है जो गिरफ्तार किया गया है शरीफुल, जबकि सीसीटीवी में नजर आ रहा जो शख्स है उसकी उम्र कम है। और पुलिस भी जो कह रही थी वो दावा, और साथ ही साथ जो लैब दावा कर रही है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे। अब हमारे साथ एक एक्सपर्ट यहाँ पर है, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा। आप क्या देख रहे हैं, आप किस तरह से एग्जामिन कर रहे हैं इसको? जी, जिस तरह मेरे पास पिक्चर है ये सीसीटीवी का, इसमें जो है जिस तरह सीसीटीवी में पिक्चर आया है एक एंगल से जो है, और दूसरा पिक्चर में इसमें देखने से लग रहा है कि इसका ज़्यादा एज नहीं है जो भी ये कल शख्स दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में। और दूसरा जो फोटोग्राफ है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है काफ़ी मैच्योर और एजेड फील हो रहा है देखने से, एज अ लेमैन जो है। ठीक है, यदि हम कंपेयर करते हैं, एंगल भी तो कई बार डिफरेंट हो जाता है ना, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कई बार। बिल्कुल। और यदि हम कंपेयर करते हैं, यदि दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, सीसीटीवी का जो फुटेज होता है, जो पिक्चर होता है, उसका जो पिक्सल डेंसिटी वो कम होगा, ये मूविंग में है, और सीसीटीवी उसमें लाइट नहीं है,
तो किस तरह से वो पिक्चर ले रहा है, तो वो उस क्वालिटी का नहीं होता है जो हम जनरली अच्छे कैमरे से पिक्चर्स लेते हैं। जैसे ये पिक्चर है जो किसी मीडिया प्रोफेशनल या ड्यूरिंग इंक्वायरी ली गई होगी। तो होता क्या है, इससे एक चैलेंज ये आता है। दूसरा, यदि हम हेयर के बेसिस पे बात करते हैं तो हेयर तो जो कल्प्रिट है या जो एक्यूज है वो जाके हेयर कलर करा लिया, तो हेयर कट करवाया था ना, हेयर हाँ, तो हेयर के बेसिस में हम एज नहीं बताएंगे, कोई फॉरेंसिक लैब नहीं बता सकता। बात हम यदि करें कि इसका जो नोज है, इसका विड्थ क्या है, जैसे मान लीजिए एक स्कल है, हम वर्नियर कैलिपर्स लेके यदि इसको मेजर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ फोकस करिएगा इस पे कैमरा। तो क्या है कि यदि हम देखते हैं कि जो नेजल बोन है उसकी थिकनेस क्या है, तो क्या साइज हो सकता है, क्या विड्थ हो सकता है, प्लस फोरहेड है, चिन है, तो फेस का क्या जो है साइज है, राउंड है या लॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पॉइंट से हम इसको मेजर करते हैं स्कल से। उसके बाद हम बता पाते हैं प्रॉपर कंपेयर से कि ये सेम है कि नहीं। जनरली देखने से ये लग रहा है कि ये अलग है। अब जिस एंगल में पहला जो सीसीटीवी फुटेज का पिक्चर है, उसी एंगल में यदि हम दूसरा पिक्चर इस जो पकड़ा गया शख्स है उससे लेते हैं तो हम बता पाएंगे और अच्छे से कंपेयर करके। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हमें, जैसे फोरहेड हो गया, आर्बिट हो गया, आई साइज हो गया, नेजल बोन है या नेजल का जो नाक का जो है लेंथ है, विड्थ है, मैं चाहूंगी देखिए यहाँ हमने एलईडी पे भी अपनी स्क्रीन पर भी काट दिया है, अगर आप यहाँ पर दिखा पाए। आप रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, आप डेंसिटी की बात यहाँ पर कर रहे थे कि ठीक है उसकी पिक्चर क्वालिटी उस तरह की नहीं होगी, लेकिन फॉर्मेशन तो चेंज नहीं होगा ना। बिल्कुल, फॉर्मेशन तो चेंज नहीं होगा। एक बार अगर आप बता पाए तो थोड़ा मैं इस तरफ आ जाती हूँ, आप बता दीजिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में ये लग रहा है कि 19, 20 या 22 साल का बच्चा है, ठीक है, मतलब ये एक्यूज जो है कम एज का लग रहा है, इसमें जो है ज्यादा एज का लग रहा है। अब ये जो नोज वाला जो पिक्चर है, ठीक है, और वो यदि हम एंगल से देखते हैं तो ये हम देखेंगे, प्लस जिस तरह से उसका चेहरा थोड़ा वाइड है, भरा हुआ फील हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, प्लस हम, लेकिन वो प्रोफाइल है ना। जी बिल्कुल। तो एंगल का फर्क हो सकता है। देखिए, मैचिंग हमेशा ये लाइक होता है। एक एंगल से दोनों पिक्चर होगा तो उसकी प्रॉपर मैचिंग होगी, और उसमें फोरहेड हुआ, नोज हुआ, जिस तरह से वो देख रहा है उस तरह से। आप कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन जो ही थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, रिजोल्यूशन एंगल, फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्लस उसका आई का, उसका ईयर पैटर्न भी हम देख सकते, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एवरीथिंग जो हम देखेंगे, सीसीटीवी फुटेज में केवल एक ही जगह का पिक्चर नहीं रहा होगा, चलते हुए रहा होगा, वॉकिंग भी रहा होगा, तो वॉकिंग करा के भी हम पैटर्न को पता कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ पर कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता है, रेजोल्यूशन की बात ही नहीं है, फॉर्मेशन ही यहाँ पर, फॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकता है, तो फॉर्मेशन तो यहाँ पर दिखता हुआ कहीं नजर ही नहीं आता। और यही बात इस शख्स के पिता भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी में जो नजर आ रहा है वो मेरा बेटा है ही नहीं। तो एक बार हम सुनवा देते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर मिश्रा, आपने सुना कि ये उनके फादर थे, वो अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, बालों के, चेहरे के, वही फॉर्मेशन की वो दरअसल यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी देखिए, उसमें हम जब फॉर्मेशन की बात करेंगे तो बालों का जो तरीका है वो तो चेंज हो सकता है, वो पैटर्न जो है चेंज हो सकता है। किसी की नाई की दुकान पे जो है कि हेयर कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चेहरे का फॉर्मेशन है, शेप है और जो साइज है, ठीक है, जो थिकनेस है, वो नहीं चेंज हो पाएगा 5 दिन के अंदर जो है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फोरहेड हो गया, हम नेजल मोल्ड की बात करें या चिन एरिया की बात करें, तो ये सब चीज़ें जो है जनरली क्या है, ये लाइव केस है तो हम स्केल लेके आए हैं, लेकिन जो हम मैचिंग करेंगे ये जो साइज की बात कर रहे हैं ना, मैं चाहूंगी स्केल भी आपने रखा हुआ है, थोड़ा इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं और इसको भी आप इसमें हम ये जब हम, क्योंकि दोनों फोटोग्राफ्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो स्कल्स तो जनरली हम स्केलेटन रिमेन्स में कंपेयर करते हैं सुपर इम्पोजिशंस के लिए। तो ऑलरेडी जब हमारे पास फोटो है तो फोटो को हम डिफरेंट एंगल्स में जो है मैच करेंगे और उसको जो है स्केल से, वहाँ वर्नियर कैलिपर्स नहीं, हम स्केल यूज करेंगे, क्या थिकनेस है, क्योंकि हम 2D हमारे पास है, ये 3 डायमेंशनल। और कैसे मेजर करेंगे एक बार? मेजर अब क्या है, इसको और जो है क्लोज अप करके कंप्यूटर में जो है
नोज को जो है दोनों साइड जॉ लाइन हो उसकी, आंख है, नोज शेप है, फोरहेड है, चिन साइज है। तो ये सब चीज़ें बड़े शेप में करके, बड़े साइज में करके हम जो है मेजर करेंगे, पूरा कंप्यूटराइज, एंड ईच एंड एवरीथिंग वी कैन फाइंड इजीली। जी ठीक है, तो अब हमने मेडिकल एस्पेक्ट पे भी बात कर ली, हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी समझ लिया। अब थोड़ा हम चाहेंगे कि जिन पर सवाल उठ रहे हैं, जिनकी थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं, हमने डॉक्टर मिश्रा का भी यहाँ पर रुक जाना, नागेश मिश्रा हमारे साथ वकील जुड़े हुए हैं। लेकिन वेद सर, क्या कुछ तो गड़बड़ है? दया नायक इसकी वो भी कर रहे हैं जांच भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ यहाँ पर है जो शुरू से नजर आ रही है। पुलिस की थ्योरी पर ये सवाल उठ रहे हैं कि 72 घंटे उसको लग जाते हैं ये, और जिस तरह से ये हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि सीसीटीवी के बिना पर भी नहीं, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती होंगी ना सर, फुटप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स, तमाम चीजें और भी जो टूल्स हैं आप बताएं तो बेहतर है। देखिए हिमानी, रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग होती है। अब वो फिल्म के हीरो हैं, वो तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं जिन पर हंसी भी आते हैं, लोग क्यास लगा रहे हैं, आइडियाज लगा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इज ए वेरी सेंसिटिव इशू, और आज के टाइम में चूंकि तमाम चीजें साइंटिफिक हैं, कोर्ट के अंदर बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ेगा कि यही वही शक है। अभी आप चला रही थी कि बांग्लादेश से उनके पिताजी बोल रहे थे कि वो मेरा लड़का नहीं है। आपको याद होगा जो कसाब था उसके माता पिता, क्या सरकार ने मना कर दिया, पाकिस्तान सरकार ने, कि पाकिस्तानी है ही नहीं। तो किसी भी हद तक ये इन्वेस्टिगेशन जा सकती है, इसलिए ये बड़ा डेलिकेट टाइम है। इन्वेस्टिगेशन अभी शुरुआती स्टेज पर है, अभी बहुत सारी चीजें आनी है। हो सकता है इसके साथ अब इसका मेंटल टेस्ट होना है, मेडिकल एग्जामिनेशन होना है एक्यूज का। अभी जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं कि मोटिव क्या था, हो सकता है उसका मोटिव कुछ बड़ा एब्सर्ड टाइप का निकल के आया। वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुहिया, उसका मेंटल स्टेज ही कुछ ऐसा था कि मुझे इसको निपटाना है। बहुत सारे सोशल मीडिया में कि तैमूर क्यों नाम रख दिया, तैमूर ने तो 1 लाख हिंदुओं को मारा और 15 दिन बाद समरकंद भाग गया, इसलिए ये भी एक मोटिव हो सकता है। बहुत सारे मोटिव हो सकते हैं। ज्वेलरी पड़ी हुई थी और करोड़ों की ज्वेलरी उठाकर नहीं ले गया, ऐसे ही भाग गया, नंगे पैर आया, जूते पहन के गया, शर्ट चेंज कर ली, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया, रैकी करी होगी। ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से भ्रमित करती हैं। भ्रमित तो नहीं करती, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बड़े समझदार और मैच्योर्ड होते हैं, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उनकी जिंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, और दूसरे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पुलिस को मदद करते हैं। और खासतौर से इस तरह के मामलों में बाहर के एक्सपर्ट से भी, फॉरेन एक्सपर्ट से भी हम ओपिनियन ले सकते हैं। हमने ली भी है, निर्भया केस के अंदर हमने ओपिनियन ली है। से शुरू करूं क्योंकि जब ये हमला होता है, देखिए चाहे वो बयान दर्ज करने से लेकर हो, 72 घंटे लग जाने से लेकर हो, फिर अचानक से वो वहीं मिलता है आसपास तालाब में, झाड़ियों में जाकर। सर अगर कोई मुजरिम है तो वो इस तरह से जाकर किसी झाड़ी के पीछे, किसी तालाब के पास जाकर इस तरह से छिप जाएगा, या जाहिर सी बात है कि उन्होंने वो लोकेशन वो ट्रेस करने की कोशिश की होगी। ये तमाम चीजें हैं, सिर्फ सीसीटीवी के बिना पे मैं नहीं कह रही हूँ, या जो बांग्लादेशी कनेक्शन आप बता रहे हैं वो भी एक बड़ा और वैलिड पॉइंट है। देखिए वो कहां पर छिपा था, अब आप देखिए पुलिस की आपको एक प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करनी पड़ेगी। उसके पास ही वो झाड़ियों के अंदर कई घंटों तक छिपा रहा, उसने अपने बाल भी कटिंग कराए हैं, तमाम जो चीजें आई हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो ये तमाम चीजें पुलिस अभी एकदम से रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि अभी कन्फ्रंट कराना है। जो 4 इनमेट्स हैं उनके, और जो एक्यूज है उसको कन्फ्रंट कराना है, आमने सामने बैठाना है। करीना कपूर कह रही है ज्वेलरी पड़ी थी, वो ज्वेलरी क्यों नहीं लेके गया, ये भी एक पॉइंट है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस एकदम से डाइवर्स नहीं कर सकती, क्योंकि केस के लिए वो फैटल हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं। उस पता लगा केस शुरू होने से पहले आपने खुद ही अपने आप को ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार दिया और केस खत्म कर दिया। पुलिस अभी रिवील नहीं कर सकती। हो सकता है इसके पीछे एंगल हो। बहुत से लोगों ने कहा कि बड़े किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, फलां गैंग का हाथ है। उनका हाथ होता तो वो इस तरह के चक्कू फक्कू जो आप दिखा रहे हैं, इस तरह का चक्कू इस तरह के लेके नहीं चलते, ऑटोमेटिक वेपन से लेके सीधा शूट आउट कर देते हैं, जिससे सीधे मूसेवाला के केस के अंदर हुआ। और एक बड़े जो पॉलिटिशियन है उनका वहां पर हशर हुआ, उनके जो उसमें गलॉग और तमाम तरह की पिस्टल तो सामने नहीं आ पा रहा। मोटिव मैं बता रहा हूं ना, अभी मेंटल स्टेट उसका पता नहीं है वो क्यों है। अभी उसका डॉक्टर्स उसका एग्जामिनेशन करेंगे माइंड का कि उसके माइंड में क्या था, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। तो अभी थोड़ा इंतजार करें, इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज में है। मैं तो कहता हूं अभी एक्सपर्ट्स
की ओपिनियन आनी है, बहुत सारी चीजें आनी है, उसके अंदर अदालत भी इन्वॉल्व है, अदालत के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं आ सकते कि तमाम फाइल निकालकर सोशल मीडिया को दे दें कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो लेट अस वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर आएंगी, क्योंकि ये ऐसा कंसीलमेंट वाला मामला नहीं, अदालत में जाएगा, तमाम चार्जशीट जाएंगी, तमाम पब्लिक डोमेन में होंगी। ठीक है, लेकिन सर जो आरोपी शरीफुल के वकील हैं संदीप शेरखाने, उन्होंने भी न्यूज नेशन के साथ बात की है, क्योंकि आपने अदालत की यहाँ पर बात की, तो अब वकील यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो बातचीत में क्या दावा कर रहे हैं, पहले ये हम सुनवाते हैं। थोड़ा बहुत फेमिलियर फेस है, आप देखोगे उनके हेयर स्टाइल के और उनके एज के हिसाब से। जो फुटेज में जो पहला लड़का है जो मेन फुटेज में, वो काफ़ी यंग है और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी काफ़ी पतली है, फेयर है, उसके आँखों का स्ट्रक्चर और उसके फेस जॉ लाइंस काफ़ी अलग है, तो काफ़ी चीज़ें इनसे मैच नहीं होते। नागेश मिश्रा जी, मैं बेसिक आपसे सवाल और बहुत ही एक लेमैन की तरह यहां पर आपसे जानना चाह रही हूं कि अगर किसी के भी घर पर हमला होता है, सैफ अली खान वो तो सेलिब्रिटी हैं, किसी भी के भी घर पर हमला होता है तो वो सीधा खुद ही पहुंच जाते हैं अस्पताल या फिर पुलिस को कॉल करेंगे, या ये बेसिक है जो मैं यहां पर बात कर रही हूं, या कोई भी ऐसा नहीं था कि उनके घर पर उस वक्त रहा हो, इतने सारी सिक्योरिटी होती है, इतने सारे स्टाफ के साथ वो एकदम बिल्कुल साथ में होते हैं, लेकिन उस वक्त वहां पर कोई नहीं होता है। कोई कहता है कि तैमूर के साथ पहुंचते हैं, कोई कहता है इब्राहिम उनको लेकर गए, कोई कहता है कि आसिफ जैदी उनको लेकर वहां पर पहुंचते हैं। ये क्या आप देख रहे हैं, ये इतने झोल, इतने लूप होल्स? देखिए, इन बातों को जो बाहर की जो बात की बातें हैं ना, इन बातों को छोड़ दीजिए, पहले मुख्य मुद्दे पे आइए। मुख्य मुद्दा क्या है कि पहले हमें ये सर्टेन करना है कि वो एक्चुअली वो सेम एक्यूज है या नहीं है। जैसे कि एडवोकेट संदीप जी ने बोला, उनकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ मैं कि उसका फेस नहीं मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फादर का स्टेटमेंट पहले आया था सबसे पहले कि पुलिस ने ये बताया था कि फादर ने एडमिट किया कि सी इज माई सन, एग्री किया। बाद में उनके फादर बोल रहे हैं कि वो नहीं है। तीसरी बात महत्वपूर्ण की बात ये है, महत्व की बात यह है कि यदि वो लड़का नहीं है तो उनका एक्चुअल जो लड़का वो कहाँ पे है, या पुलिस ने खोजने की कोशिश की? नहीं की। लेकिन आरोपी ने उसने इंट्रोगेशन में डिस्क्लोज किया है कि आई एम द सेम एक्यूज करना। एक देखिए, मैं हमारी बात पूरी सुनी जाए, फिर आप वो जो भी प्रश्न बोल सकते हैं। मेरा ये बोला कि यदि कोई आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बाकी कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं मिलते हैं तो वो उस बात की कोई अहमियत नहीं है। एक पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर आईओ के सामने गुनाह कबूल कर लेना, ये लाजिमी नहीं कि कोर्ट के सामने वो कबूल करेंगे। कोर्ट के सामने उसको पूरा वो अपना उस बात को डिनाई भी कर सकता है, जो कि नॉर्मली सा होता है। आप उस बात को लेकर चलें। पहले आप ये सर्टेन करिए कि मुंबई पुलिस को ये सर्टेन करना चाहिए। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं पुलिस के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन के जो फॉल्ट है, जो आपने भी जो सामने रखा, उस बात में कह रहा हूँ मैं। आज वो एक लड़का जिसको भी एज का डिफरेंस तमाम जो भी हमारे एडवोकेट सब संदीप जी ने बोला करेक्ट है। मैं इस बात में जैसे उसका फॉर्मेशन तो चेंज नहीं हो सकता, CCTV से आपका उसका रेजोल्यूशन पूरा आ सकता है, बट फॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकता। ये बात जब हमें आपको समझ में आ रही तो पुलिस की बात समझ में क्यों नहीं आ रही? एक प्रश्न नंबर एक बात। दूसरी बात, ये बात आगे की बातें बाद में आती हैं कि उसने मोटिव क्या था। मोटिव पे मैं भी आ रहा हूँ मैं, अगर आप मेरी बात सुने ध्यान से। अभी जैसे सर ने पहले बोला कि उसने बाल कटा लिए होंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा। रात का वक्त था, सारी दुकानें बंद थी और उसके बाद वो बात वहाँ से गायब हो जाता है। वो क्या बाल कटवा के कहीं बाहर बैठ के, यदि उसने बाल कटवाए तो उस कौन से सैलून कहाँ है, वो नाई की दुकान कौन सी, कहाँ से किसने काटा, पुलिस के पास इस बातों का सबूत आज तक उनके पास इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। तीसरी बात, मोटिव पे आई। वही सर ने बोला कि वो बिश्नोई गैंग को कोई ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं स्पष्ट ब्लंटली बोल रहा हूँ। नंबर एक बात, आप पूरे बैकग्राउंड को देखते जाइए। पहली बात क्या है कि सर से फर्स्ट ऑफ ऑल चोरी नहीं है, ये सिरे से खारिज हो चुका है। चोरी का जैसे करीटा जी ने कहा कि वहाँ पे ज्वेलरीज पड़े हुए थे, नहीं लेके गया। एक आदमी वहाँ से पर्पजली 12 माला 6 माला तक पहले डक से जाता है, फिर नीचे आता है, 6ठे माले पे उसका फोटो कैप्चर होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 10वें माले से अंदर जाता है, उनके डक से जाके एंट्री करता है घर में। अब घर में एंट्री करता है, क्या ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि मुंबई पुलिस में सैफ अली खान साहब के घर में ऐसा कोई एक्सेस था कि वो आराम से गया, बाथरूम के दरवाजे से घुस गया? मैं तो आज तक किसी के बाथरूम में ऐसा नहीं देखा कि आप आराम से कोई आगे घुस सकता है। हर जगह जाली लगे होते हैं, हर जगह सिक्योरिटी सब हर जगह लगे रहते हैं। ये डाइजेस्ट होता है कि बड़ा इजीली, मतलब उसको पता है कि ये टूटा हुआ है, तो मतलब इस हद तक उसका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। कोई इनमेट्स हैं, उसके अंदर के लोग हैं जो सारी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन में उन इनमेट्स को भी इंट्रोगेट किया जाएगा, कन्फ्रंट कराया जाएगा, कंट्राडिक्शन पैदा होंगी, उनको रिमूव किया जाएगा। यही तो इन्वेस्टिगेशन होती है, इसी का काम मुंबई पुलिस कर रही है। मैं सहमत हूँ, इससे सहमत हूँ मैं। लेकिन मेरा फंडामेंटल बात क्या है? फंडामेंटल बात की वो टूटा था कि तोड़ दिया गया था,
उसकी एंट्री एक्सेस बनाई गई थी या बन गई थी, दो बातें हैं। ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ अदर पेटर्स हु माइट बी इन्वॉल्वड विद कमीशन ऑफ ऑफेंस। नाउ अब आप एक बताइए, दूसरी एक बात ही हो गई। थर्ड बात जिसमें मैं मोटिव पे आ रहा हूं, मोटिव पे ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, ये मोटिव जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इस पर अच्छा विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा मेरे पास भी सर समय की मजबूरी आप भी समझ सकते हैं। एक ब्रेक के लिए मैं रुकती हूँ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी मोटिव की, क्योंकि यही तो मेन है। मोटिव पता चलेगा तब उसके बाद पता चलेगा कि भाई क्यों आखिर मारा था। जब तक मोटिव नहीं पता चलेगा तब तक वो जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई या फिर तह तक आप नहीं पहुंच सकते। अब हम आ गए हैं अपने चौथे सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आरोपी के मकसद के बारे में, यानी कि मोटिव के बारे में। अभी तक ये गुत्थी पूरी तरह सुलझी हुई नजर नहीं आ रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शरीफुल चोरी के मकसद से सैफ के घर में दाखिल हुआ था। अगर ऐसा है तो उसने फिर सैफ पर हमला क्यों किया और फिर चोरी क्यों नहीं की? अगर चोरी ही मकसद था तो किसी भी घर में वो चोरी कर सकता था। वो क्यों एकदम हाई प्रोफाइल लोगों के ही फ्लैट में पहुंचता है? फिर वो सीधे 11वें फ्लोर पर ही क्यों पहुंचता है जहां सैफ का फ्लैट है? आरोपी जिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है वो 6ठे फ्लोर पर है, मतलब वहां तक लिफ्ट से जाता है और फिर उसके बाद वो सीढ़ियों का रुख करता है और वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आपको नजर भी यहां पर आ रहा है। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। हम आते हैं उन सवालों पर। इस पड़ाव पर हम जो जो सवालों की चर्चा करेंगे उन पर आपको बताते हैं और एक नजर उस पर डालते हैं कि आखिर हमले के पीछे आरोपी का मकसद क्या है। पुलिस का क्या दावा है कि चोरी के लिए घर में घुसा था, जबकि सैफ पर हमला क्यों किया, 1 करोड़ की फिरौती आखिर क्यों मांगी? अब क्या दावा है कि चोरी के लिए सैफ का जो फ्लैट है वो ही क्यों उसने चुना? उसी घर में क्यों आखिर वो घुसा? दूसरे घरों में क्यों नहीं उसने चोरी की? सीधे वो 11वें फ्लोर पर कैसे पहुंच जाता है, क्यों पहुंचता है? वहीं क्या सैफ असली टारगेट थे? सैफ को 6 बार चाकू मारा, इसीलिए क्या वो सीधा वहां पहुंचता है, बाकी सब फ्लैट्स पर वो नहीं जाता है? ये पूरी कहानी, ये पूरी पड़ताल एक रिपोर्ट के जरिए पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद एक्सपर्ट्स किस तरह से उसको एग्जामिन करते हैं उनसे समझेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। सैफ अली खान केस का पाताल लोक तमाम रहस्यों से भरा है। अभी तक हमले का मकसद और हमलावर के बीच तमाम थ्योरी घूम रही है। एक हमलावर, 2 सीसीटीवी फुटेज और आरोपी की लोकेशन, जिनके जरिए मुंबई पुलिस सबसे बड़ी मिस्ट्री से पर्दा उठाने के कवायद में लगी कि आखिर आरोपी शरीफुल ने सैफ अली खान का घर ही क्यों चुना। सवाल यह भी है कि बाकी की सीसीटीवी फुटेज कहां है? बांद्रा की इसी सदगुरु शरण बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर सैफ का घर है, जहां तक पहुंचने के लिए आरोपी ने सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था। इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज में हो गया। सवाल उठे कि अगर आरोपी चोरी के इरादे से सैफ की बिल्डिंग में घुसने में कामयाब हुआ तो उसने सिर्फ सैफ के घर में ही सेंधमारी क्यों की? इस पर मुंबई पुलिस की जांच कहती है कि आरोपी शरीफुल महीने भर से बांद्रा के फिल्मी सितारों की घर की रेकी कर रहा था। उसने बहुत पहले ही सैफ के घर को टारगेट कर लिया था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज़ को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन 8 दिन बाद भी सवाल जस का तस है कि अगर चोर चोरी करने के इरादे से सैफ के घर में घुसा था तो उसने सैफ अली खान पर इतनी बेरहमी से हमला क्यों किया कि चाकू के टुकड़े टुकड़े हो गए? क्या सैफ पर जानलेवा हमले के प्लान के तहत आरोपी घर में घुसा था? इस पर सैफ अली खान ने पहला बयान दिया। आरोपी को जैसे तैसे परिवार ने उस कमरे के अंदर बंद कर दिया, ये सोचकर कि अब पुलिस को बुलाया जाएगा और आरोपी को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी उसी कमरे के अंदर के बाथरूम के रास्ते ही घर में प्रवेश किया था। बताया जाता है कि आरोपी को जब कमरे में बंद कर दिया गया था तब वो फिर से उसी बाथरूम
उसी डक के रास्ते से वो दोबारा से उसी रास्ते से होता हुआ वो 6th फ्लोर पर पहुंचा था, जहां एक बार फिर से वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया और फिर उसने करीब 12 फुट ऊंचे वॉल से उसने छलांग लगाई और छलांग लगाकर वो यहां से फरार हो गया। पुलिस की जांच के मुताबिक शातिर शरीफुल ने सब्जी काटने वाले चाकू से वारदात को अंजाम दिया था, जिसके 3 टुकड़े हो गए थे। उसी चाकू का एक 2.5 इंच का टुकड़ा सैफ की रीढ़ में धंस गया था, जबकि दूसरा टुकड़ा सैफ के घर में मिला और सबूत मिटाने के लिए उसने तीसरा टुकड़ा नदी किनारे फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन पुलिस के लिए इस पहेली को सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती है और हजारों सवाल अभी भी कौंध रहे हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, उन तमाम सवालों को हम यहाँ पर टटोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेद सर आपसे टटोलने की कोशिश करूंगी क्योंकि जो मोटिव है अभी तक वो यहाँ पर नजर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि मोटिव वो एक सेंटर पॉइंट है, जब तक आप उसको नहीं सुलझा पाएंगे तब तक वो जो बाकी गुत्थी है, बाकी जो डॉट्स हैं वो नहीं मैच कर पाएंगे, वो चेन नहीं बन पाएगी। एग्जैक्टली हिमानी, बड़ा जरूरी है मोटिव एस्टेब्लिश करना। एक क्यूरियोसिटी भी है, आपको भी है, मुझे भी है, पूरे दुनिया को है कि क्यों हुआ। परंतु अदालत का जो सबसे बड़ी अदालत है देश की, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि ट्रायल के दौरान में पुलिस को बियॉन्ड डाउट ये प्रूव नहीं करना पड़ता मोटिव, केवल उसको क्राइम प्रूव करना है जिसकी बिना पर सजा या बरी किया जा सकता है। तो इसलिए मोटिव पुलिस जरूर एस्टेब्लिश करेगी, पर उसके लिए उसको तमाम सबूत इकट्ठे नहीं करने के पर्पस चोरी का था, उसको अपना क्राइम प्रूव करना है कि सैफ अली खान के ऊपर उसने 6 बार या 5 बार अटैक किए, क्या उसकी नियत थी, क्या एंगल थे, तमाम साइंटिफिक एविडेंस पुलिस इकट्ठे करेगी। वाली थ्योरी तो नल एंड वॉइड हम माने ना यहाँ पर, क्योंकि अगर सामने ज्वेलरी रखी है। देखिए 11 सुसाइड हुए थे बुराड़ी के अंदर, हमने आपने डिबेट की थी, उसमें लोग कह रहे थे मर्डर है, कोई कुछ कह रहा था, पुलिस को कोई जरूरत नहीं पड़ी, उसने एस्टेब्लिश कर दिया इन्वेस्टिगेशन में ये एक सामूहिक सुसाइड था। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर चीज के पीछे मोटिव एस्टेब्लिश करे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, परंतु हाँ क्यूरियोसिटी के लिए पुलिस के लिए भी एक जरूरी है। अदालत भी पूछेगी क्यों मारा गया, इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया, और ये बांग्लादेश से ट्रेवल करके आदमी यहाँ तक आया है, तमाम जो उसकी जो लिंक्स हैं, मिसिंग लिंक्स की बात कर रही हैं, यही चैन तो जोड़ना है कि कैसे जोड़ना है। और साथ ही साथ सर हम डेमो के जरिए भी वो समझने की कोशिश करेंगे। हमने डॉक्टर से तो समझने की कोशिश की, आपको भी मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर आएं और वो डेमो के जरिए हम अपने जो दर्शक हैं न्यूज़ नेशन के, उनको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं वो चाहूंगी कि सर वो जो टुकड़ा है चाकू का, डॉक्टर नंदा आप भी आ जाइए, डॉक्टर झा आप भी, और मिश्रा जी आप भी आ जाइए प्लीज। वो चाकू का टुकड़ा भी और सर भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे। सर वो पीछे से वार करता है, आप बता रहे थे कुछ। देखिए नॉर्मल कोर्स में जब अटैक करता है आदमी सामने से अटैक करता है, चेस्ट पेन आपने देखा, हार्ट हो गया, परंतु उसके जो घाव हैं वो घाव यहाँ पर थे, जिस पॉइंट पर डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इस पॉइंट पर थे, रिब्स के अंदर चाकू फंसा, ये फंसा। अब ये आपके सामने हैंडल वाला चाकू है, यदि इसका हैंडल कमजोर है, ये प्लास्टिक का है, मैं आपके सामने सबको दिखा रहा हूं, यदि मैं इसको तेजी से मारता हूं हो सकता है ये निकले और इसका प्लास्टिक निकल जाए और केवल जो उसका हिस्सा था वो वहां फंस जाए। जरूरी नहीं कि अंदर पायर्स करके जाए, ये तो एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि वो पायर्स नहीं किया, यदि करता तो फेटल हो सकता था, उनको चलने में दिक्कत आ सकती थी, तो कहीं ना कहीं फंस गया है। इतनी हार्ड, ये तो चलो आप बनाकर लाए प्लास्टिक या जो भी मटेरियल लाओगा, परंतु इसमें भी यदि फंस जाए तो चाकू हो सकता है वो उसका हैंडल यहाँ टूट जाए और इस शेप में आ जाए, वो केवल ये रह जाए यहाँ फंस के। वो मैं आपको फंसा के दिखाता हूँ, इस तरह फंस भी सकता है वो, तो इसलिए हैंडल टूट गया और ये मुड़ भी गया है। तो इसलिए ये अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। एक्सपर्ट्स जो जिनकी ओपिनियन पुलिस लेगी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का समय है, तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन में साथ साथ लेने के लिए। आज पुलिस उनको पैनल पर रखती है, पुलिस उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेती है। हमारे साथ है वो एक्सपर्ट, फॉरेंसिक साइंस, हाँ बिल्कुल बताएंगे। पहले मिश्रा जी से कहूंगी, बिल्कुल तो किस तरीके से आप, मैं आपसे बिल्कुल वैसे ही समझना चाहूंगी उस केस को कि आप किस तरह जब आप पहुंचते हैं उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास, आप उनसे क्या कहते हैं, आप उसी तरह से बिल्कुल चलिए, आप कहिए मिश्रा जी को वैसे ही। मिश्रा जी बताइए कि ये इंसिडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, क्या इसी चाकू से इंजरी संभव है, क्या इसी मेजरमेंट का चाकू जिसकी विड्थ लेंथ इतनी है, क्या ये कहीं बॉडी में स्ट्रक हो सकती है और कहां तक ये पायर्स कर सकती है, कहां तक ये बॉडी को डैमेज कर सकती है, बताइए डॉक्टर साहब। मैडम ये ऐसे केसेस में क्या होता है, जब
डॉक्टर्स देखते हैं तो ये मेजर करते हैं थिकनेस एंड विड्थ। ये 3 डायमेंशनल इंजरी है, सरफेस इंजरी है, कितना अंदर गया और शार्प इंजरीज हुआ तो क्या उसका जो है लेंथ था, विड्थ था एंड डेप्थ था। दैट इज डिपेंड्स ऑन द फोर्स, किस फोर्स से उसने अटैक किया। अब अंदर में जो भी इंजरीज हुई एक्सरे हुआ ही होगा, प्लस इसका रिपोर्ट भी बना, प्लस वहाँ पे अब ये नाइफ इन्होंने एकदम 90 डिग्री के एंगल पे किया या साइड से हुआ, क्योंकि यदि डायरेक्ट इम्पैक्ट करता तो इंजरी ज़्यादा हो सकती थी। और डॉक्टर साहब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये पायल्स हुआ इसके अंदर गया, ये अब आप लेबोरेटरी में भेज रहे टेस्ट करने के लिए, क्या ये उन्हीं का ब्लड था जो उस पर लगा हुआ था? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो यदि बताएं क्राइम सीन पे मिला है एविडेंस तो ब्लड हम टेस्ट करेंगे और नियर अबाउट वो कंफर्म भी होगा कि उसी पर्सन का ब्लड है। क्या कहते हैं डॉक्टर से? आपके पास पुलिस आई, उन्होंने आपसे देखिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस पहुंची, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, वहाँ डॉक्टर ने इंजरीज का रिपोर्ट बनाया, और एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट यदि लेबोरेटरी की बात करें, यदि फर्दर ब्लड टेस्ट के लिए या किसी फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आता है तो वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी देती है, नहीं तो डॉक्टर्स बता देता है कि इंजरी का क्या साइज था, जो भी 3 डायमेंशनल था, सिंपल था, डेंजरस था या ग्रीवियस था। तो ये सब चीजें जो है सैफ अली का सैंपल ब्लड लिया जाएगा, डॉक्टर्स ने लेंगे ड्यूरिंग उनके इन्वेस्टिगेशन में, उस ब्लड को फिर इस नाइफ के ऊपर जो ब्लड आया है उससे मैच करके बताया जाएगा वेदर दे द सेम ब्लड और अदरवाइज। यदि दूसरा ब्लड है तो इसका मतलब चक्कू बेकार है, ये प्लांटेड है, और यदि मिल गया तो ये वही चक्कू है जो सैफ अली खान को क्या मोटिव पता चल सकता है। यदि उसने दूसरी चीज, यदि वो चोरी करने आया या किसी भी अटेम्प्ट के पर्पज से आया तो हो सकता है उसने सोचा वो लोग सोए हुए हों, वो जगह तो सेल्फ डिफेंस। लेकिन आपने पहले यहाँ पर कहा कि अगर वो डायरेक्ट अटैक करता, तो डॉक्टर नंदा और डॉक्टर झा को अब मैं इस पर शामिल करना चाहूंगी कि अगर वो डायरेक्ट अटैक करता, मतलब डायरेक्ट अगर स्ट्रेट अगर वो चाकू लगता तो शायद और ज्यादा कहीं गंभीर मामला हो सकता था। मैम देखिए, डायरेक्शन ऑफ अटैक और फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी हो सकती है और फाइनली किस जगह पर जाकर लगा है, क्योंकि जब भी ये अटैक हुआ है आई एम श्योर कि काफ़ी फोर्स लग रहा होगा, काफ़ी धक्का मुक्की हो रही होगी, और एक्यूरेसी से अटैक करना बड़ा मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आप एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल हैं, है ना। इन सब सवालों का मैडम जवाब बहुत इजीली जो मेडिकल एक्सरेज और सीटी स्कैन्स हुए होंगे सर्जरी से पहले उनसे हमें इजीली मिल सकता है। हालांकि आई थिंक ये क्योंकि अंडर सबजुडिस है तो ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है, बट लेकिन मैं बस उसको हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के ही जरिए, क्योंकि जब इस तरह के केसेस होते हैं डॉक्टर झा तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, किस तरीके से आप फॉरेंसिक टीम हो, किस तरह से पुलिस हो, आप उनके मतलब वो एक पूरा चेन मैं समझना चाह रही हूँ। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, देखिए क्या है वो नेकेड तो रहे नहीं होंगे, जाड़े के समय है तो मोटा कपड़ा जैकेट भी पहना होगा, तो किस तरह का क्लॉथ था कपड़ों में कट वो भी कट मार्क्स भी हम देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक्यूज ने ये कहां से प्रोक्योर किया, खरीदा, उठाया, लाया, ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि ये चाकू मैंने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो कोरिलेट होगा कि क्लॉथ को उसने भाई शार्प वेपन था तो क्लॉथ को भी वो टीयर किया होगा, फाड़ के वो स्किन में लगा होगा, तो उससे भी हो सकता है कि ज्यादा डेप्थ में ना गया हो क्योंकि बहुत सा एनर्जी वहीं पे निकल गई होगी जी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसकी एनाटॉमी को देखें तो ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं और ये दोनों साइड में हमारे चेस्ट होती है। थोड़ा सा उठा लेते हैं सर तो ज़्यादा इजीली आसानी से समझ ये हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं और ये साइड में हमारा रिबकेज होता है। अगर ये चाकू हम अभी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ हिट हुआ होगा और इसके बाद ये टूटा है और इसके कारण से जो ड्यूरल टीयर हुआ और जिससे लीक हुआ है, अगर ये बाई चांस इस जगह पे आ जाए तो ये एक फेटल इंजरी हो सकता है क्योंकि ये हमारा सीधे लंग्स के अंदर जाता है और थोड़ा और अगर आगे चला जाए तो मीडियास्टिनम में। आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट जो है वो ये है, अगर यहाँ होता तो वो सीधा लंग्स पर अटैक, लंग्स और आगे अगर लेफ्ट साइड में है तो वो हार्ट को पेयर्स कर सकता है और उससे इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि शायद फिर हमें दूसरा मौका भी नहीं मिल पाता। तो जब तक हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंजरी क्या थी, हम ये क्लियरली कमेंट नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त उनकी बॉडी में किस प्रकार के इंजरी हुए होंगे।
ठीक है, लेकिन इस बातचीत के बीच वेद सर ने अभी सवाल उठाया था कि क्या ये प्लांट किया गया। एक चीज और, जब इसका सीन रिक्रिएट करती है पुलिस तो उसी हाइट का उसी तरह का आदमी स्ट्रक्चर लेकर करती है, तो जब ये नाइफ मारा जाएगा तो क्या वो झुकने वाली पोजीशन में थे, इस तरह से क्या पोजीशन थी उनकी, या किस तरह झुक रहे थे? हाँ, तो वो तमाम जो चीजें हैं ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जब सीन रिक्रिएट किया जाता है, जैसे कोई आदमी सुसाइड करता है तो उसका स्केलेटन बना के उतने वेट का फेंका जाता है कि वो सीधा गिरेगा उल्टा गिरेगा, उस टाइम उसकी क्या पोजीशन होगी। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें पुलिस इसको करेगी। इट्स ए प्रोफेशनल टाइम, और मुंबई पुलिस का एक प्रोफेशनल उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस को, लेकिन सर आईओ बदल दिए जाते हैं, ये नॉर्मल है? आईओ बहुत सारी ऐसी अंदर की चीजें होती है, टेक्निकल चीजें होती हैं कि आईओ अप टू द मार्क इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा था। हमने देखा सुशांत राजपूत केस के अंदर सीबीआई में चली गई इन्वेस्टिगेशन, 4.5 साल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती रही। रिया चक्रवर्ती को आज तक वो फिक्स नहीं कर पाई मर्डर के अंदर। ठीक है, वो एनडीपीएस एक्ट में छोटे मोटे केस में उस बेचारी लड़की को, मासूम लड़की को फंसा दिया, वो एक अलग बात है। आईओ के केसेस में क्या होता है, आईओ यदि बदला भी गया तो सीन ऑफ क्राइम पे जो भी आईओ वो तो रहेगा, तो जो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, हेल्प करती है। कि क्या वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, मतलब कि क्या बीच जांच में आपने, क्योंकि वो शुरुआत से उस चीज को, वो ठीक है कि उनके पास होगा, वो जो भी नए आईओ आएंगे वो उसको एग्जामिन करेंगे, वो उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, लेकिन क्या ये इतना नॉर्मल है जितना नॉर्मल? एक्सपर्ट होना इन्वेस्टिगेशन इससे बहुत ही टीडियस और मेहनत का काम है। हर एक आदमी इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकता या एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन चीज़ों को, तो उसकी कॉम्पिटेंसी उतनी नहीं रही होगी। और डिपार्टमेंट ने, मुंबई पुलिस के जो टॉप ब्रास हैं, उन्होंने सोचा होगा कि इससे बेटर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए किसी सुपीरियर इंस्पेक्टर को, बेहतर आईओ को दे दिया जाए। तो इट्स नॉट ए टेक्निकल इशू, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आईओ क्यों चेंज कर दिया गया, इट्स ए नॉर्मल थिंग। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता रहा है और होना भी चाहिए। यदि इनकॉम्पिटेंट आदमी से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इसका बट्टा बैठा देगा। हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस चर्चा में जो अभी हम ये डेमो के दौरान दिखा रहे थे, आपने प्लांट करने की बात कही कि क्या ये प्लांट किया गया है, कुछ इसी तरह की जो तमाम बातें हैं वो भी सामने निकल कर आई थी। देखिए, सैफ की पीठ में एक जो टुकड़ा पाया गया, 3 टुकड़े, ये 3 अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं, और सैफ के घर में ही एक टुकड़ा, जब बाद में पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उसे वो टुकड़ा वहां पर मिलता है, और तीसरा टुकड़ा जो बांद्रा लेक है उसके पास मिलता है। क्विक रिएक्शन में यहां पर वेद सर आपका चाहूंगी, फिर हम नागेश मिश्रा जी का भी रुख करेंगे। देखिए, ये जो तीनों जो टुकड़े जहां तक मिले, अच्छा वहीं चलकर बात करें। जी नहीं, आप बोलते रहिए। अच्छा, अभी जो तीनों जो अलग अलग टुकड़े मिले हैं, क्या ये वही टुकड़े थे जो उस क्राइम से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। आप जंगल में जाएंगे, बहुत सारे आपको स्कल भी मिलेंगे। क्या वो जानवर के स्कल हो सकते हैं, क्या वो आदमी के स्कल हो सकते हैं, क्या जो वहां पर चक्कू पड़ा हो गया, क्या अपना कोई घर की सब्जी काटते वहां छोड़ गया था, पिकनिक मनाने आया था छोड़ गया था। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में रिफ्लेक्ट होंगी, तमाम चीजें सामने आएंगी, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके बताएगी कि एग्जैक्टली यही चक्कू था जिससे सैफ के ऊपर अटैक किए गए थे। बाकी चीज रूल आउट कर दी जाएंगी। मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब अटैक हुआ तो डायरेक्ट बॉडी पे क्लॉथ का मैंने कंसेप्ट बताया। ये भी हो सकता है ड्यूरिंग स्ट्रगल वो नाइफ जो है दीवार पे भी लगा हो, वहां वीक हो गई हो, उसके बाद और वीक हो, टूट गई हो, कुछ पार्ट उसका टूटा हो, कुछ पार्ट पीठ के पीछे, और बाद में वो बाहर ले जाके फेंक दिया हो। एक बार जरा मैं नागेश मिश्रा जी का भी रुख करूंगी, क्योंकि नागेश मिश्रा जी, जब हम आए इस पड़ाव में तो हम बात ही कर रहे थे, बात ही शुरू हुई मोटिव से। तो यहाँ पर वेद सर ने ये बता दिया कि उसका अब कोर्ट की तरफ से, या वो तमाम बातें, अब मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ वरना वक्त जाया होगा। तो आपका एक क्विक रिएक्शन मैं उस पर चाहूंगी। वो कह रहे कि जरूरी नहीं है अब इसके लिए। नहीं, ये भी नहीं है मोटिव। जैसे ये बोला गया कि मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका इंटेंशन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप जो मोटिव का जो क्वेश्चन पूछा आपने, मोटिव मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले आप इस्टेब्लिश करिए कि वो सही आदमी है, ये सेम आदमी जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये तो बाद में पता चला कि वो आदमी था ही नहीं, आपका इन्वेस्टिगेशन बेकार हो गया। सेकंड बात है भाई, मोटिव जो भी जिस आदमी ने XYZ या इसने या और किसी ने, जिसने भी उस घर में फ्लैट में घुस करके उनके ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद वहाँ पर निकल गया, अब प्रोबेबल जैसे एक चोरी का खारिज हो गया, खत्म बात। हत्या की बात आती है, हत्या की बात थोड़ा अभी उसको होल्ड पे रखिए। हत्या की बात फिलहाल इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जिस बात पे अभी आप लोग बोलने से कतरार है, मैं बोल ही रहा हूँ मैं कि अगर यदि वो ये मोटिव नहीं है तो क्या है, यदि हत्या लूट नहीं है, अगर चोरी नहीं है, उन्हें कुछ प्लांटेड नहीं तो क्या है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुराने हमें जब बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि इस समय थोड़े दिनों में एक गैंग का जिसका नाम आरा, सलमान खान के घर में फायरिंग हुआ, उनका नाम वर्चस्व, काफ़ी क्राइम की दुनिया में नाम तेजी से नाम उभर के आया है। किसकी वजह से? सिर्फ एक्सटॉर्शन डिमांड करने के लिए।
एक उनका ट्रेंड, क्रिमिनलों का एक ट्रेंड ऐसा होता है, सिस्टम होता है, एक को मारो 4 आदमी डर जाएंगे, तुमको पैसा देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग सामने आपके हैं, सलमान जी के घर पे गोली चली, ये मालूम है इसको। मैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। यदि ये प्लांटेड नहीं है तो दो एस्पेक्ट्स मैंने बताया। नंबर एक बात, यदि ये प्लांटेड नहीं है देन दूसरा कोई रीजन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। यदि हो तो आप मुझे बताइए। एक आदमी, आप एक फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज को थ्रेट दे रहा है बार बार, एक आदमी को मर्डर कर रहा है, इनको ये कर रहा है वो कर रहा है कि डर जाए। अगला फोन अगर आप इनके पास आता है तो ठीक, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट गो पुलिस। आपको क्या चाहिए आपको देता हूँ। तो उनका मकसद सर होता है, तो मोटिव ये है। अमूमन हमने देखा है कि थोड़ा सा रहता है सर कि वो सहमत उस तरह से नहीं होते। लेकिन आप ही की बात पे मैं क्विक रिएक्शन वेद सर, क्या जाहिर सी बात है कि पुलिस उन तमाम एस्पेक्ट्स पर, उन तमाम एंगल्स पर यहाँ पर कर रही होगी, उनमें से एक एंगल ये भी होगा क्योंकि सर पूर्व में हमने देखा जब जैसे सलमान खान के ऊपर अटैक हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस उन एक्यूज के घर पर पहुंच गई, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस पहुंची। उसमें जो पिस्टल जो इस्तेमाल की गई थी वो उनकी तमाम दोनों एक्यूज की प्रॉपर्टी इकट्ठी करके सेल कर दी जाए, तब भी वो पिस्टल खरीद ही नहीं सकते हैं क्योंकि पिस्टल इंडिया में अलाउड ही नहीं हो आना। वो पिस्टल आई कैसे, गैंग लाया, कौन लाया, बाई एयर आई या किस तरह से ड्रोन के रास्ते पाकिस्तान से आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन का वर्ल्ड है कि आप कनेक्ट जब करते हैं तमाम चीज़ों को हो जाती हैं। इसके पीछे पीछे भी कोई ना कोई मोटिव रहा होगा। अब एक बात ये भी हो सकती है कि सिरफिरा आदमी जिसको बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे इंस्टांस हुए कि सिरफिरा लोगों ने मार दी हो। ये सिरफिरा क्या करना कहीं हम कमजोर भी कर देते हैं कि सिरफिरा है मानसिक रूप से। हाँ बिल्कुल, हाँ वो भी एक एंगल है कि लोग कह के यार सिरफिरा आदमी होगा, कोई इसका कोई लेना देना नहीं होगा। मैंने कहा था ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो वो तमाम चीजें हैं, वो बाकी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। गैंग की जो बात कर रहे हैं, मैं जरा इस पर, क्योंकि अगर ये इतना ही प्रोफेशनल था तो फिर ये सब्जी, मतलब हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि वो इतना इजी, मतलब अगर सब्जी काटने वाले चाकू का क्यों ये इस्तेमाल करता है? चोरी अगर मकसद था, हमलावर के पास था किचन का चाकू, मतलब अगर इतना ही प्रोफेशनल। मैं आ रही हूँ नागेश मिश्रा जी, इन तमाम सवालों को। हिमानी दाऊद के नाम पर कितने साल तक लोग फिरौती मांगते रहे कि मैं दाऊद गैंग से बोल रहा हूं। अब लॉरेंस का भाई अमेरिका में बंद है, कैलिफोर्निया में, वो खुद जेल के अंदर है, उसके नाम से कितने लोग अपना बिजनेस कारोबार कर रहे हैं कि मैं लॉरेंस का आदमी बोल रहा हूं, आप मुझे पैसा दे दीजिए, फिरौती दी। ये सब तमाम चीजें नागेश जी कह रहे थे। नागेश जी, आपने कहा कि चोरी वाली थ्योरी तो कतई नहीं है, वो बिल्कुल नल वॉइड आप करते हैं। वहीं पर अगर फिरौती वो अचानक से जाता है वहां पर, फिर कहता है कि 1 करोड़ की, जैसा कि उनकी जो मेड है उनकी तरफ से बयान सामने आया था। तो अगर वो इतना ही प्रोफेशनल था, या जिस ओर आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह से, मतलब शायद सब्जी काटने वाला जो चाकू है वो भी ज्यादा मजबूत होता होगा। बता रहा हूं, मुझे मौका दीजिए, बताता हूं मैं। जी। सब्जी काटने वाले चाकू की बात मत करें, छोड़ दीजिए उसकी। एक आदमी वहां पे उनके घर में जाता है, जाने के साथ में वो एक उनकी हत्या करके, यहाँ पे उसको एक जैसे कसाब आया था, फिदाइन दस्ते का एक सदस्य था। ही वॉज सपोज टू बी किल हिमसेल्फ ओनली। ये भी अगर यहाँ पे जाके इसको ये बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक आदमी 12वें माले में पहुँचता है, सैफ अली खान के घर में जाता है और ये जाके किसी मार के मरता है। ये सिचुएशनली वहाँ से बच गया या फिर जो भी जिससे निकल गया अलग बात है। अगर वो मार के मरता तो फिर एक मैसेज जाता है जिससे बाबा सिद्दीकी मैटर मैसेज गया। आइए सिंपल बात नहीं कि एक दाऊद के नाम पे 10 आदमी धमकीदार है, हर जगह होता है। एक अच्छा ब्रांड बनता है, उसके 10 डुप्लीकेट ब्रांड बनते हैं, नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली एक बात होती है किसी का हत्या हो जाना। बाबा सिद्दीकी की हत्या में सीधी बात विष्णुगंज का नाम आया, सलमान खान के मैटर में विष्णुगंज का नाम आया, तो आप उसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते। आप आज ये उसी चीज़ों के आर्दात उसी एरिया के आसपास घूम रही चीज़ें, सेलिब्रिटीज़ के आसपास ही घूम रही हैं। तो वो बंदे को आप उसके फिदाइन दस्ते का एक मेंबर होना, उस बात को आप प्रोबेबिलिटी को इनकार नहीं कर सकते। थ्रेट आई है कि कॉमेडियन को थ्रेट आई हुई है, और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को थ्रेट आई हुई है। वो थ्रेट तो अभी आगे भी आती रहेंगी, बंद तो नहीं होंगी। ठीक है। तो मतलब बेसिकली जिस तरह से यहाँ पर मैं नागेश मिश्रा जी को और वेद सर को यहाँ पर समझ पाई हूँ, वेद जी, कि अब पूरी तरह से जो भी निर्भर करता है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन वो जो गवाह है वो भी इंपॉर्टेंट करते हैं। परिवार जो है उनका जो बयान है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट। जिंदा आदमी बयान दे रहा है, आई विटनेस बता रहा है कि हाँ ये आदमी है या नहीं है। मैं इस पर आऊंगी सर, मैं इस पर आऊंगी। और अब हम आ चुके हैं अपने मेगा शो के 5वें और आखिरी हिस्से में। ये हिस्सा भी सवालों से काफी ज्यादा उलझा हुआ है। जिस दिन सैफ पर हमला हुआ था उस दिन सैफ को ऑटो से अस्पताल ले जाया गया, जबकि घर में सैफ की कई लग्जरी कारें मौजूद हैं। कहां जो ड्राइवर था वो कहा गया कि वो है नहीं। एक रिपोर्ट यह भी आई कि सैफ को इब्राहिम अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन ऑटो ड्राइवर के मुताबिक कोई ज्यादा उम्र का इंसान था, साथ में तैमूर भी था। मेडिकल रिपोर्ट में अफसर जैदी तीमारदार के तौर पर अस्पताल पहुंचे थे,
उस वक्त करीना कपूर कहां थी, वो आखिर अस्पताल क्यों नहीं पहुंची? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और एक एक कर वो सवाल हम आपको यहां ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाते हैं कि किस तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि सैफ को लेकर आखिर कौन अस्पताल पहुंचा था, शुरुआती जो रिपोर्ट है वो क्या है, घर वालों का क्या दावा है कि कोई भी ड्राइवर घर पर उस वक्त मौजूद नहीं था, मीडिया रिपोर्ट में क्या दावा है कि इब्राहिम को ड्राइविंग नहीं आती, जबकि हम कई बार इब्राहिम को देख चुके हैं ड्राइव करते हुए। वहीं और क्या दावे सामने आ रहे हैं निकलकर। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें तो यहां जो दावा किया जा रहा है शुरुआती रिपोर्ट में कि इब्राहिम लेकर गए थे अस्पताल, मतलब एक तरफ ये कि उनको ड्राइविंग नहीं आती है और दूसरी तरफ ये कि इब्राहिम खुद ड्राइव कर लेकर गए थे। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि कोई घर का स्टाफ साथ में गया था। अब ये घर का स्टाफ कौन था, वो जो जैदी साहब की बात हो रही है, क्या वो शुरुआती रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था कि करीना घर पर मौजूद नहीं थी, जैसा कि खुद उनके अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी पता चलता है। तो वहीं एफआईआर में इलियाना का क्या दावा है जो उनकी हेल्प है कि करीना कपूर घर पर ही मौजूद थी। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि मैडम वापस आई हैं और वो देखने के लिए आई हैं कि उनका जो छोटा बेटा है वो सो गया है कि नहीं सो गया है। तो वो आकृति कुछ इस तरह की लगती है, लेकिन जब वो दोबारा जाती है उस तरफ, वॉशरूम की तरफ, तो आकृति बिल्कुल अलग नजर आती है और वो हमलावर होता है। तो क्या जांच में कोई लापरवाही हुई थी? अब सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि बीच में ही क्यों जांच अधिकारी, जो कि थोड़ी देर पहले मैं सवाल भी उठा रही थी कि आईओ बदल दिया गया बीच में ही, सुदर्शन गायकवाड़ इससे पहले जांच कर रहे थे। आईओ बदलने की असली वजह क्या है? क्या किसी के हिसाब से जांच नहीं हो रही है? क्या इस वजह से जो आईओ है इसलिए उनको बदला गया? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं इसी से के साथ सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के बयान को दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी जांच मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। आखिर ऐसा क्यों है? हम इस उलझी हुई गुत्थी के तमाम सिरों को पकड़ेंगे और इसकी शुरुआत वारदात की रात से ही करते हैं। सैफ करीना के बेटे जह की देखभाल करने वाली नर्स एलियामा फिलिप के मुताबिक बीच हमले की रात जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर लाइट ऑन थी। एलियामा को पहले एहसास हुआ कि बाथरूम में करीना है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बाथरूम के पीछे परछाई दिखी तो अंदेशा हुआ कि कोई अनजाना शख्स वहां छिपा है। एलियामा डर गई। उसने जब जानने की कोशिश की तो शख्स ने एलियामा को चुप रहने को कहा। एलियामा ने उस शख्स से पूछा क्या चाहिए, तो उसने अंग्रेजी में जवाब दिया 1 करोड़ रुपीस। लेकिन इस बीच शोर सुनकर सैफ और करीना कमरे में पहुंच गए, लेकिन उसी समय हमलावर ने सैफ पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। तभी मेड गीता आ गई। हमलावर ने गीता पर भी हमला किया। सैफ जख्मी हो चुके थे, लेकिन एलियामा ने अपने बयान में कहा था कि वे लोग आरोपी से बचते हुए कमरे में भागे और फिर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। दरअसल वारदात की सच्चाई को लेकर सवाल यहीं से खड़े होते हैं। वारदात के ठीक बाद एक और तस्वीर सामने आई थी जब सैफ के घर के नीचे एक ऑटो आया था। दावा है कि इस ऑटो में ही खून से लथपथ सैफ हॉस्पिटल भजन सिंह राणा के ऑटो से गए थे। भजन सिंह ने उस समय बताया था कि ऑटो में सैफ और एक छोटे बच्चे के साथ दूसरा शख्स भी अस्पताल तक गया था। जब मैं नाइट में गाड़ी चला रहा गली में सब जाते ही है, तो उसमें देख रहा हूँ तो उधर देख रहे तो वो जा रहा है तो रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है, फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको, तो रुकाया मैं, यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ तो कोई निकलता है तो उसमें जैसे उसमें खून से जैसा लथपथ है, तो बस वही देख रहा, तो उनको बैठा फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। क्या कैसे कब आपको पता चला कि वो सैफ अली खान थे? जब खुद उतरे तो स्टाफ को जब बुलाया गया 2:30-3 बजे का टाइम हो रहता है, कोई आदमी गार्ड जो बाहर कोई नहीं रहता है, 2:30-3 बजे के बाद सब आदमी, एक गार्ड रहता है तो गार्ड को बोलता है कि फटाक से वो चलो, तो अपना फटाक से स्टाफ को बुलाया जाए, मैं सैफ अली खान हूँ, कि मैं सैफ अली खान हूँ। तब मैं जाके देखा कि ये सैफ अली खान है। कौन था उनके साथ? एक बच्चा था, एक और कोई और भी था। किस तरह से आए थे? चल कर आए थे आपके पास? नहीं, चल के आए थे, चल के ही बैठे थे और चल के उतरे।
दरअसल पहले खबर आई कि सैफ के साथ अस्पताल तक उनके बड़े बेटे इब्राहिम गए थे, लेकिन लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि सैफ के साथ 8 वर्ष का बेटा तैमूर आया था। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। सैफ को अस्पताल ले जाने का रहस्य गहरा चुका है, क्योंकि सैफ ने खुद पुलिस को बताया कि अस्पताल में भर्ती उनके दोस्त अफसर जैदी ने कराया था। MLC यानी कि मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में भी अफसर जैदी का ही नाम दर्ज है। सवाल है कि अगर अफसर जैदी साथ थे तो हॉस्पिटल के CCTV फुटेज में क्यों नहीं दिखे? सैफ के करीबियों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जख्मी हालत में सैफ को एक ऑटो रिक्शा से हॉस्पिटल जाना पड़ा, जबकि उनकी टीम में कई लोग होते हैं जो एक कॉल पर पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम कई बार कार ड्राइव करते मीडिया के कैमरे में क्लिक हो चुके हैं, लेकिन वो कार में अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए। आखिर क्यों? सैफ पर हमले के समय करीना की मौजूदगी भी सवालों के घेरे में है। इसे लेकर 2 तस्वीरें सामने आई हैं। इन 2 तस्वीरों के बीच मिसिंग लिंक है, इसलिए सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। एक दावा है कि जिस रात सैफ को चाकू मारा गया, उससे कुछ घंटे पहले करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी। ये तस्वीर किसी पार्टी की लग रही है। हालांकि पार्टी कहां हो रही थी अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन हमले के बाद एक वीडियो फुटेज में करीना को उस समय ऑटो के करीब देखा गया, जिसमें सैफ को हॉस्पिटल ले जाने की बात कही जा रही है। इस सवाल की पड़ताल के बाद हम एक बार फिर से वापस हमले की रात की तरफ लौटते हैं। नर्स एलियामा ने बताया कि हमलावर को उन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था, तो फिर वो कमरे से भागा कैसे? इतना ही नहीं, सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों से भागते हुए हमलावर का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। आरोपी को बेहद शातिर बताया जा रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो उसने CCTV फुटेज की ओर देखने की गलती कैसे कर दी? हैरानी की बात यह है कि उसने अपने चेहरे को छिपाया तक नहीं है और पुलिस को अपने हुलिये का पूरा क्लू भी दे दिया। वारदात के 8 दिन गुजरने के बाद उम्मीद थी कि पुलिस जब सैफ अली खान का बयान दर्ज करेगी तो इस मिस्ट्री की हर परत खुल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सैफ ने पुलिस के सवालों का जवाब तो दिया, बावजूद इसके वो जवाब नहीं मिला जिसके सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। पुलिस 16 जनवरी की रात क्या हुआ था? सैफ, मैं और पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल में अपने बेडरूम में थे। पुलिस, फिर क्या हुआ? सैफ, मैं अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। पुलिस, अच्छा फिर? सैफ, हम जहांगीर के कमरे की ओर भागे जहां एलियामा फिलिप भी सोती थी। पुलिस, वहां क्या देखा? सैफ, एक अजनबी को देखा और जहांगीर भी रो रहा था। पुलिस, फिर आपने क्या किया? सैफ, हमलावर को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। पुलिस, फिर क्या हुआ? सैफ, हमलावर ने मेरी पीठ, गर्दन और कई जगहों पर चाकू से वार किया। पुलिस, अच्छा फिर? सैफ, मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया, फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। वास्तव में सैफ के ये जवाब मामले को सुलझाने की बजाय उलझा रहे हैं, क्योंकि सैफ ने कहा कि हमलावर को दबोच लिया, फिर धक्का दे दिया, लेकिन सैफ ने यह नहीं बताया कि हमलावर को कमरे में बंद भी कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश जारी है और सवाल भी उठ रहे हैं, क्या एंटी क्लाइमेक्स बाकी है? टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट हमने यहाँ पर आपको दिखाई और इस रिपोर्ट से डॉक्टर झा आप ही से शुरू करती हूँ। आपको भी लगता है ये सारे लूप होल्स? देखिए, इस पे मैं तो यही कहूँगा कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट एज ए डॉक्टर व्हाट आई कैन अप्रीहेंड फ्रॉम द एंटायर डिस्कशन इज़ कि जिस इंटेंसिटी के साथ उनको अस्पताल पहुंचाया गया, तो जो भी इमीडिएट केयर गिवर था वो ये शायद भांप चुका था कि इंजरी काफ़ी सीरियस है, और इसलिए शायद इमीडिएटली जो उन्हें समझ आया कि ऑटो से ही ले जाना सही है, क्योंकि
वो ये समझ पा रहे थे कि शायद ज़्यादा देर होने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। Blood loss तो ज़्यादा। उस एंगल से जो ये किया गया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत सही डिसीजन था कि जो भी इमीडिएट हेल्प है उससे आप नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुँच जाएं। और जहाँ तक उनके रिकवर होने की बात है तो उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंकफुली इंजरी की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं रही होगी, नहीं तो वो अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जूझ रहे होते। तो वी शुड बी रियली थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि ही हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है डॉक्टर नंदा। मैम मेरा मेडिकल ओपिनियन यही है कि आई थिंक वो एक्सट्रीमली लकी हैं कि रीढ़ की हड्डी के पास चोट लगने के बावजूद भी इस तरह से मीडिया में जो हम देख रहे हैं कि वो चल पा रहे हैं और नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चोट जो है ये बच गए हैं एक्चुअली। मांसपेशियों तक शायद चाकू रख गया है और शायद थोड़ी बहुत नस की परत पे चोट आई होगी, पर कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी नहीं हुई है। सो इट इज़ गुड कि वो अभी ठीक हैं और मैं उनकी और हेल्थ की मंगल कामना करता हूँ। वेट सर, क्योंकि देखिए मैं हालांकि इससे पहले जब हम डेमो कर रहे थे तब भी मैंने ये पूछा था, क्योंकि इस तरह के सवाल भी हैं। देखिए आईओ बदल जाना बीच में, हालांकि आपने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानकर ये किया जा रहा है, क्या किसी को बचाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है। देखिए इस तरह के डेलिकेट केस में छिपाया तो बिल्कुल नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी चीज़ है जो अब नया कानून आया है, जो फास्ट ट्रायल शुरू हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो बड़ा अहम रखता है। अभी आपने आरजी कार केस देखा कि आरजी कार में कितनी जल्दी एक जजमेंट आ गया। हाँ। उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, वो भी अपने आप में डिबेट का सब्जेक्ट। जो सैफ की ओर से जो सामने निकल कर आई बात कि वो ये कह रहे थे कि जब वो स्ट्रगल उनके बीच हो रहा था, उनके और हमलावर के बीच, तो उसके बाद जो उनकी हेल्प है, उनकी जो मेट थी, उसने उसको पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। तो फिर वो भाग कैसे जाता है? और अगर वो भागता है तो वो तो जरूर मिसमैच वाली बात आ रही है, उनको कंट्राडिक्ट करने वाली। पर उसमें उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उनको खुद भी एक इंजरी हुई थी, जो उनकी मेट थी, उसका भी मेडिकल हुआ है, वो भी also is a witness, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन। आरोपी को कुछ नहीं होता है। देखिए फायर एग्जिट से वो घुसा है, मेन गेट से उसकी एंट्री नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है फ्रेंडली एंट्री है, उसने कोई तोड़ ताड़, कोई मेन गेट से नहीं घुसा, डक से घुसा है, तो कोई ना कोई इंसाइडर है। अब जिस तरह से आपने बताया कि उसको बंद कर दिया गया था, सैफ के स्टेटमेंट में यदि बात आ रही है, तो फिर वो निकल के कैसे आ गया? उसके कपड़े चेंज हो गए, जाते टाइम वो जूते में था, लौटते टाइम वो नंगे पाव था, या उसकी कलर चेंज हो गया। तो ये तमाम चीजें ये कोरिलेट करेंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम पूछताछ होगी। और हिमानी सबसे बड़ा जो विटनेस होता है पूरे वर्ल्ड अक्रॉस, ये जुरिस्प्रूडेंस है कि जो भी आई विटनेस होता है, आंख का चश्मदीद गवाह होता है, तमाम चीजें उस पर रिलाई करती हैं। यदि उनकी मेड ने उसको बंद किया तो मेड बताएगी कि मैंने वहां पर उनको बंद किया था, किसने वो दरवाजा खोल दिया जिस वजह से वो निकल आया, क्या वो दरवाजा टूट गया। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, आएंगी उसमें कि वो पुश करके दरवाजा तोड़कर निकल आया। अजब सी बात है सर कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सैफ की फिटनेस को लेकर भी, उन तमाम बातों पर, लेकिन आप ये देखिए कि इस दौरान कहीं भी ये नहीं है कि आरोपी को किसी तरह की कोई चोट आई हो। मतलब अगर सैफ की फिटनेस की हम बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से डॉक्टर नंदा आप भी इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग है। यदि यही सैफ यदि फिल्म हीरो में होते तो एक साथ एक हाथ मारते 10 आदमी मर जाते, परंतु असली क्रिमिनल से उनका वास्ता पड़ा है, जिसके हाथ में आप देखिए फिजिक वाइज वो मेरे ख्याल से सैफ अली खान ज्यादा उनसे बिल्कुल ताकतवर है। तभी तो ये सवाल ये है कि पीठ में चक्कू कैसे लगे। मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कहा कि उनको सामने से चक्कू क्यों नहीं लगे। तो ये बहुत सारे अनसुलझी गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना पुलिस की जिम्मेदारी है। गुत्थी तो सर ये भी है जो मैंने शुरुआत में नागेश जी से भी पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है सर, और वो सीधा, हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के सवाल आए कि कोई उस वक्त ड्राइवर नहीं था। ये भी एक बड़ा मतलब कुछ अजीब सी चीजें हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती है। ड्राइवर नहीं था, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं थी। इन फ्लैट्स के अंदर 2021 में इन्होंने शिफ्ट किए हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि ये अप टू द मार्क नहीं है सैफ जैसी पर्सनैलिटी के रहने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सीसीटीवी से कवर्ड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। उन्होंने कभी भी बॉम्बे पुलिस को आज तक कोई धमकी ये नहीं कहा कि मुझे धमकी आ रही है, मुझे किसी से खतरा है, मेरी फैमिली को खतरा है, कोई ऐसा उन्होंने कभी थ्रेट की कोई कंप्लेंट नहीं की। बात है ये सोसाइटी की बात है जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मैं तो अंदर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग तो कई तरह के स्टाफ से घिरे होते हैं। अब देखिए जो उनकी हेल्प है वो एक अलग है, ड्राइवर भी होता है। आप देखिए कि सैफ को कोई ले जाने वाला उस वक्त ड्राइवर नहीं, कोई ड्राइवर नहीं था, क्योंकि ऑटो से जाना पड़ता। उन्होंने 24/7 के लिए कोई ड्राइवर रखा ही नहीं था। ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुकी है। खुद अच्छे ड्राइवर सैफ होंगे, उनको भी गाड़ी चलानी आती होगी। करीना खुद ड्राइवर हैं, इब्राहिम
उनको कितनी बारी उनकी तस्वीरें आई हैं सामने कि ये वो चीजें कहीं प्रेजेंस किसी ऑफ माइंड पार्टी की में जा होती है रहे कि मुझे गाड़ी निकालूंगा, गैरेज से निकालूंगा, या ऑटो सड़क पे जा रहा है उसको हाथ दे के बैठ जाऊं। इट्स ए कॉमन सेंस, जो उनके माइंड में उनको लगा। हाँ, ये जरूर एक कौतूहल का सब्जेक्ट है कि करीना जब घर में मौजूद थी तो करीना अपने बच्चों को लोग अपनी बहन के पास चली गई, जबकि लोग समाज ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अपने हस्बैंड के साथ ऐसे क्रिटिकल टाइम में खड़ा होना चाहिए था। तो सवाल तो बहुत सारे हैं इनका सवाल का। और सवाल सर ये भी है कि अगर किसी पर इस तरह से हमला हो जाता है, सर बच्चा छोटा, वो बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि जिस तरह की बीच में तो खबर ये भी आई थी कि वो तैमूर को किडनैप कर ले जाना चाहता था या जय को किडनैप कर इस तरह की तमाम बातें आई। लेकिन सर कोई भी पहला आप क्या करेंगे डॉक्टर नंदा, कभी भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करेंगे या अगर कुछ ऐसा हुआ है तो एम्बुलेंस, चाहे भले ही आप कितनी हड़बड़ाहट में हो, बिल्कुल समझ आता है कि उस वक्त आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन आप क्या खुद ही उठकर अस्पताल चले जाएंगे? मेरे ख्याल से ये सब चीजें तो करेंगे, या पुलिस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, मतलब हॉस्पिटल में कॉल करेंगे कि एम्बुलेंस आ जाए, या कुछ वो लहूलुहान हालत में उसी तरह से अस्पताल में पहुंच जाते हैं। क्या ये प्रश्न आपको लगता है कि हाँ ये है, अचंभित करते हैं? हम देखिए, एज अ लेमैन मेरा फर्स्ट रिएक्शन शायद ये होगा कि फैमिली मेम्बर या स्टाफ एम्बुलेंस को कॉल करें और हम अपने नेबर को उठाएं, इत्तला करें कि हमें मदद की जरूरत हल्ला मचा सकते थे, पर तो वो रुक जाकर रिक्शा पकड़ना, वो भी सैफ अली खान जैसे सेलिब्रिटी के लिए एक अनलाइकली सिनेरियो लगता है मैम। बट जैसे वेद सर कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, आई थिंक टाइम के साथ ही पता चलेगा। आप क्या कहेंगे मिश्रा जी? बिल्कुल ऐसे केसेस में तो जनरली, मतलब अगर चिल्ला देते सोसाइटी में, क्या नहीं कोई निकल कर आता बाहर? करीना घर पर थी या और उनकी हेल्प घर पर थी, इतना स्टाफ तो था ही, उसके बावजूद बिल्कुल चिल्ला सकते थे, हेल्प ले सकते थे, चाहे ये चीज़ों को फैलाना नहीं चाह रहे हो, बताना ना चाहते हो, मे भी कुछ फैमिली मैटर हो सकता था शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा रिस्पांस किया। सर ये भी है कि करीना, सैफ कहते हैं कि वो साथ में ही थी, जो थ्योरी सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है। इब्राहिम तो नीचे रहता है, उनका जो अमृता से पहला बेटा है, जो उनकी वाइफ से, वो तो नीचे रहता है, ही इज यंग बॉय, वो साथ कंपनी कर सकता था। तैमूर इज ए वेरी छोटा बच्चा है, क्योंकि ये डॉक्टर ने कहा, पर बाद में तो ये भी आया कि आसिफ जैदी उनको लेकर अस्पताल पहुंचे थे। नहीं, वही पहुंचे, जो ब्रॉड बाई लिखा जाता है, डॉक्टर लिखता है, पूछता है कि कौन पेशेंट को लेके आया, तो उसमें उनका नाम लिखा हुआ था, ड्राइवर का नाम नहीं था, उनका नाम था। हो सकता है इन बिटवीन किसी ने सूचना दे दी और वो अस्पताल पहुंच गया हो, तो ब्रॉड वाई, क्योंकि पेपर वर्क करने में टाइम लगता है और पेशेंट को रिलीफ देना। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर है उसने भी ये कहा था कि एक शख्स और उनके साथ बैठा हुआ था, हालांकि पहले तो वो नहीं पहचान पाया कि ये सैफ अली खान है, लेकिन उन्होंने कहा कि सैफ के बच्चा तो था, लेकिन और भी एक शख्स था। ये बात आ रही है, हाँ, ये बात आई है, तो ये वो उससे एग्जामिन किया जाएगा कि आप किस हालात में उस फ्लैट पर, या आपको कैसे पता लगा कि सैफ को चाकू लगे और किस अस्पताल में लेके जाना है, क्योंकि उससे पूछा गया कि लीला में लेके चले या फला अस्पताल में, उसने कहा कि नहीं लीला चलते हैं, तो लीला हॉस्पिटल लेके चले गए। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये स्क्रूटनी होगी, कंट्राडिक्शन और कॉरोबोरेशन की जाएंगी। जो पुलिस की थ्योरी होती है, कंट्राडिक्शन और कॉरोबोरेशन, कौन कौन चीज कॉरोबोरेट हो रही है, मेड क्या कह रही है, सैफ क्या कह रहे हैं, और लोग क्या कह रहे हैं, चौकीदार क्या कह रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ थी चौकीदार की। हो सकते हैं, क्योंकि मिश्रा जी ने भी पर्सनल कहकर, आपने भी पर्सनल कहकर उसको मतलब ठीक है साइड कर दिया, लेकिन सर ये है ना, ये कि सैफ का बयान बिल्कुल अलग है। वो ये कहते हैं कि साथ में थी, जबकि खुद ही करीना कपूर कुछ देर पहले ये फोटो डालती है कि वो कहीं पार्टी में थी, उनके साथ सोनम कपूर, करिश्मा कपूर भी 1:45 पर कहती है 1:45 पर मेरी पार्टी खत्म हो गई थी, मैं उसके बाद उस पार्टी को मैंने ज्वाइन अपने घर वापिस आ गई थी। तो ये तमाम चीजें, इसलिए मैंने कहा कि कंट्राडिक्शन, कॉरोबोरेशन, सैफ के जो बयान है क्या वो तमाम चीजों को कॉरोबोरेट करते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कंट्राडिक्शन होगी तो उन पे भी फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, कंट्राडिक्ट क्यों कह रहे हैं, करीना कुछ कह रही है, सैफ कुछ कह रहे हैं, नौकरानी कह रही है 1 करोड़ की डिमांड थी, क्या सही थी या नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में होना है, और डॉक्टर झा यही तो कड़ियां जुड़नी है, क्योंकि ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पता कि सैफ अली खान या तो मीडिया के सामने आकर कुछ ऐसा रखें, हालांकि जाहिर सी बात है क्योंकि ये मामला अब चल रहा है इस तरह से, मीडिया में आना ना तो मीडिया में आना उनका मुनासिब नहीं है। नॉर्मल कोर्स में कोई भी प्रूडेंट पर्सन होगा कभी मीडिया में बयान नहीं देगा, क्योंकि उसके केस के लिए वो फैटल हो सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे केसेस में कोर्ट ही अब लगा देती है। दिल्ली के सीएम को केजरीवाल कहा गया कि आप साइन नहीं करोगे, ऑफिस नहीं जाओगे, ये काम नहीं करोगे, कोर्ट ही कंडीशन इंपोज कर देती है। तो उनके एडवोकेट्स होंगे, उन्होंने कहा कि आप मीडिया वाइट से बचिए, आप सारा सत्य, बिल्कुल सत्यवादी मत बनिए, कुछ चीजें अपने पास रखिए। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अब करीना का स्टेटमेंट कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये
बात आए कि करीना कुछ मुंह से निकल जाए, उसका फायदा एक्यूज को पहुंचे जो बांग्लादेशी एक्यूज है, तो सारा केस ही चौपट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पुलिस भी नहीं चाहेगी कि वो तमाम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करें। चेहरे को लेकर हाँ, बिल्कुल सवाल उठने भी चाहिए। सैफ अली खान ने हामी तो भरी होगी, जाहिर सी बात है कि तभी तो, क्योंकि इससे पहले जो 2 पकड़े गए वो छोड़ दिए पुलिस, वो छोड़ दिए पुलिस, बिल्कुल। तो अगर इसको पकड़ा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए पुलिस थाने के अंदर या जहां भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, नॉर्मल कोर्ट्स में कन्फ्रंट करा दिया जाता है कि देखिए यही था क्या, वो कहता ठीक है। इवन मैं आपको इंटरनल बात बताऊं, क्योंकि अब तो मैं रिटायर्ड आदमी हूं, कई बार हम जब इस तरह के मर्डर या सेंसिटिव केस में होते हैं तो डॉक्टर से ओपिनियन ले लेते हैं, सर डॉक्टर साहब वैसे मोटा मोटा बता दीजिए कि क्या ये संभावना है कि ये मर्डर हुआ या इसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी मैंने पोस्टमार्टम किया नहीं है पर मुझे लग रहा है कि इसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं, पुलिस करती आई और करना भी चाहिए अपने केस को स्ट्रांग करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा केस है, ये कन्विक्शन में जाएगा। मैं बिल्कुल, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है कि इतने सारे एविडेंसेस पुलिस ने इस मामले के अंदर इकट्ठे कर लिए हैं कि इससे केस ऑफ कन्विक्शन, ये सजा होगी। तमाम जो बातें डिफेंस लॉयर का काम भटकाना है, इवन इस केस में मेंटल एप्टीट्यूड और पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा, तो तमाम साइंटिफिक चीज़ें हैं, हमें विश्वास रखना चाहिए। और ये मैं फिर बता रहा हूं कि केस कन्विक्शन का है, इसमें सैफ अली को न्याय जरूर मिलेगा, जिस तरह से उनका ब्लड की एक एक बूंद काम आएंगी। और जिस तरह निर्भया केस के अंदर 7 साल केस चला, परंतु अब नए कानून ने ये फिक्स कर दिया भारत की, हिंदुस्तान की सरकार ने, इसमें जल्दी ट्रायल होगा, जल्दी ही हम और आप सजा के बाद फिर दोबारा इसी तरह डिबेट करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या ठीक था क्या गलत था, और कोर्ट के नतीजों पर। इस फास्ट के चक्कर में किसी बेगुनाह को तो नहीं फिक्स कर दिया ऐसा फिक्स नहीं किया जाएगा। आप इस चीज से निश्चिंत रहे कि अब वो टाइम चला गया कि पुलिस उठा के किसी को बेगुनाह को फिक्स कर देती थी। होता था, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके चैनल पर, आपके तमाम मीडिया के सामने, कि ऐसा होता रहा था पुलिस के अंदर, पर अब वो चीजें संभव नहीं है के लिए और अपनी पीठ थपथपाने के लिए। हाँ बिल्कुल होता था, मैं इस बात को इनकार नहीं करता। बहुत सारे शूट आउट आपने हम लोगों ने देखे, इसी दिल्ली के अंदर देखे, जिसमें गलत शूट आउट हो गए, गलत लोगों को पॉइंट कर दिया गया, परंतु अब वो टाइम जा चुका है। ये नया कानून है, नया देश है, नया संविधान है, सब चीज नहीं है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ये केस कन्विक्शन में जाएगा, हम और आप फिर बैठ कर डिबेट करेंगे। मिश्रा जी, आपको क्या उम्मीद? फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने बताया कि सिंपल इंजरीज रहा मेडिको लीगली, और जिस तरह से क्राइम हुआ है और स्टेप बाय स्टेप जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और जो भी साक्ष्य मिले हैं, चाहे लेटेंट फिंगरप्रिंट हो, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, जो भी, तो उस सबको कोरिलेट किया जाएगा और हम एक्चुअल जो हुआ था इंसिडेंट उसके तक पहुंच पाएंगे, और जो फाइनल होगा वो सबके सामने आएगा। जो फाइनल होगा वो सबके सामने आएगा, और उसी का सबको इंतजार है कि क्या कुछ रहता है। अब मोटिव और उन तमाम सवालों पर तो हम यहाँ पर चर्चा ऑलरेडी कर ही यहाँ पर चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो उनके फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों आखिरकार सैफ अली खान पर यह हमला हुआ और किसने दरअसल सैफ अली खान पर यह हमला करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के सफर में फिलहाल इतना ही।